नाशिक डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह धुलिया और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो लोग एम्बस के ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स यहाँ आए हैं, वेल विशर्स आए हुए हैं। ये एक पब्लिक प्रोग्राम नहीं है। कल पब्लिक प्रोग्राम मुंबई में हुआ और मुंबई से नागपुर वापस जाते जाते हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि सर आप नासिक में आने वाले थे, एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे, तो बड़े प्रोग्राम के लिए तो समय लगता है, ज़्यादा प्लानिंग लगती है, 1000-2000 लोगों के लिए प्लान करना, तो कम से कम आप नागपुर जाते जाते थोड़ा देर नासिक के लिए रुकिए, हमको गाइड करके जाइए। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ हूँ। ये एक मीट है ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स का और वेल विशर्स का, और इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इस मीट के हिसाब से मैं बोलूँगा। कल महाराष्ट्र का जो प्रोग्राम है 125वें जयंती का, वो 125वें जयंती का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महाराष्ट्र का प्रोग्राम कल मुंबई में हमने कंप्लीट किया। उसमें प्राइजेस और अवार्ड्स दिए गए। मैराथन, वॉकिंग, एलोकेशन एंड ऐसे कंपटीशन के लिए प्राइजेस दिए गए, और डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड फॉर प्रबुद्ध भारत 20,000 रुपये का, और मोमेंटो जो है GS दादा कामड़े जो है औरंगाबाद से, जो मातंग कम्युनिटी से थे और बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म लिया, और अभी मातंग कम्युनिटी के अंदर बड़े पैमाने पर बुद्धिज़्म तो उनको हमने डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड फॉर प्रबुद्ध भारत दिया। इसके पहले छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम हुआ, और फरवरी महीने में उड़ीसा और राजस्थान का प्रोग्राम होगा। मार्च महीने में जो है वो झारखंड का प्रोग्राम होगा, और इसका जो समापन है वो नागपुर में होने वाला है राष्ट्रीय लेवल पर, जिस पर हम डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड फॉर जस्ट वर्ल्ड एंड ह्यूमनिज्म 1.25 लाख रुपए का अवार्ड जो है वो भारत से एक व्यक्ति को देंगे, या भारत के बाहर का भी हो सकता है, वो भी हम डिसाइड करने जा रहे हैं। तो अप्रैल में इसका समापन होगा। इसी तरह हमने ये 125वें जयंती के उपलक्ष्य में जो है कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जिस महत्वपूर्ण काम का जिक्र मैं समझता हूँ या करना ज़रूरी है। एक काम हमने किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी हमने बनाया। ये वो नया बायोग्राफी है जिसका करीबन, और ये बायोग्राफी दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर में भी बड़े पैमाने पर वहाँ है, और बड़े पैमाने पर जो है फॉरेन में भी ये इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी गई है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी के लोग भी स्टॉल पर आए थे, उन्होंने भी कहा कि ये बायोग्राफी हमको दीजिए, हम पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि आंदोलन का स्टॉल वर्ल्ड बुक फेयर में इंग्लिश के सेगमेंट में गया। हिंदी के सेगमेंट में बाबा साहब का लिटरेचर रहता था। ऐसा नहीं कि बाबा साहब की इंग्लिश की बुक्स नहीं थी, कुछ लोग लिखे हैं, 40-50 बुक्स है, लेकिन वो वेरियस पब्लिशर्स पब्लिश करते थे, 1 बुक 2 बुक। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ कि मोमेंट का स्टॉल इंग्लिश सेगमेंट में वर्ल्ड बुक फेयर में 1.25 लाख रुपया खर्चा करके हमने जो है वो दिल्ली में भेजा, और वहाँ से आप फाड़ के सब जनरल कैटेगरी के लोग देख रहे कि बाबा साहब हमारे दरवाजे तक आ गए। ऐसे तो इस तरह से जो है, तो हम पहले बार मोमेंट से जो है वो इंग्लिश सेगमेंट में स्टॉल भेजा, तो ये एक काम हुआ। दूसरा, हमने विकिपीडिया बना लिया है। तो विकिपीडिया जर सर्व बरं राहिलं तर 14 एप्रिलला आपण लॉन्च करू। टेक्निकल इश्यू असतात त्याच्यामध्ये, कारण आपल्याला माहिती आहे की आपण एक ग्लोबलायझेशनच्या एरामध्ये राहतोय, आणि वी आर ऑल्सो लिव्हिंग इन टू इन्फॉर्मेशन एज अँड कम्युनिकेशन एज। आणि आता भारतामध्ये जे डिजिटल इंडियाचं जे प्रोजेक्ट आहे ते येणाऱ्या एक 10 वर्षाच्या आतमध्ये 60 कोटी मोबाईल्स भारतामध्ये राहणार। त्याच्यापैकी 60 कोटीपैकी जवळपास सर्वच लोक जे आहेत ते इंटरनेटवर राहणार, आणि त्याच्यामुळे जे आहे एक इंटरनेटवर बाबासाहेब आंबेडकरांचा एक ऑथेंटिक विकिपीडिया असावा, जेणेकरून शॉर्टमध्ये एक 15-20 पेजेसमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर कोण होते, त्यांचं कार्य किती महान आहे, त्यांची चळवळ काय होती, त्यांची मेजर आयडियाज काय आहे, आणि त्यांचा एनलायटनमेंट काय आहे, सर्व जे बेसिक आस्पेक्ट्स असतात त्या आस्पेक्टसाठी विकिपीडिया मी ऑलरेडी प्रिपेअर केलेला आहे, आणि त्याचे टेक्निकल इश्यूजवर आपण काम करतोय, आणि सर्व बरोबर राहिला तो 14 अप्रैल को आप बटन दबाइएगा, चाहे आप नागपुर में रहिए। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण काम किया। तीसरा महत्वपूर्ण काम हमने क्या किया कि सबसे पहले बार देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये 14 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र को हमने लिखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बर्थडे है
वो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल डे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड एनलाइटनमेंट, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है वो वैश्विक लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र घोषित करे, और वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मानवतावाद का हो, प्रबुद्धवाद का हो, इससे पूरे दुनिया पे जो वो बाबा साहब का जो एक यूनिवर्सल जो फिलॉसफी है, यूनिवर्सल आइडियोलॉजी है, जिस पर मैं बोलूँगा अभी डिटेल में आपको, तो उससे एक साथ वर्ल्ड में गाइडेंस आएगा। क्योंकि दुनिया फेल हो रही है, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इधर कभी अमेरिका और इराक ईरान का झगड़ा होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड इस्लामिक वर्ल्ड, फिर पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉयटेशन का प्रॉब्लम है, जेंडर्स के प्रॉब्लम है, आदिवासियों के साथ हो रहे, भारत में और दुनिया में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो तमाम तरह के प्रॉब्लम्स है, अगर ये प्रॉब्लम्स को दुनिया में समाप्त करना है और दुनिया में अगर पीस लाना है, शांति लाना है, और शांति के साथ में हर एक मानव को अगर कल्याण से इस धरती पे रखना है, तो उसके लिए मार्क्स की विचारधारा जो है वो ये काम नहीं कर सकती। गांधी का तो मैं नाम नहीं लूंगा, उसको कचरे के डब्बे में डाल देंगे। और सावरकर और हेगड़ेवार जो है, ये तो मानव कल्याण की विचारधारा नहीं, ये तो सबसे बड़े नासूर है, तो इसलिए उनका भी नाम लेना ठीक नहीं है। अगर ये काम दुनिया में कहीं हो सकता है तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा। और इसलिए अगर दुनिया में मार्क्स से आगे, लेनिन से आगे, लिंकन से आगे, वोल्टायर से आगे, राउसू से आगे, रॉल से आगे, नागल से आगे, पॉगी से आगे, अमर्त्य सेन से आगे, अगर दुनिया में सबसे बड़े अगर फिलोसोफर अगर कोई हुए हो तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। तो उनका बर्थडे जो है, उनका बर्थडे इंटरनेशनल डे होना चाहिए, ऐसा लिखने वाला दुनिया में मैं पहला आदमी हूँ यूनाइटेड नेशन। और संयुक्त राष्ट्र ने एक्नॉलेज किया, संयुक्त राष्ट्र ने आपल्याला एक्नॉलेज केलेलं आहे की इट इज अ व्हेरी गुड प्रपोजल आणि हे व्हायला पाहिजे, आणि आमची काही हरकत नाही, फक्त एक कंट्रीने रिझोल्यूशन मूव्ह करावं, सर्व कंट्रीज जे आहेत जे काही वोटिंग करावं, आणि वी विल बी हॅपी टू डिक्लेअर इट ॲज अ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। हे संयुक्त राष्ट्राने कम्युनिकेशन केलं, ते कम्युनिकेशन माझ्याजवळ आहे, त्याच्या बेसिसवर मी बोलतोय। पण याच्या मागे मी प्राईम मिनिस्टर ऑफिसला सुद्धा लिहिलं होतं, कारण आपण भारताचे नागरिक आहोत, तर पहिले आपलं कर्तव्य आहे की आपल्या पंतप्रधान बोलणार नाही, कारण पंत गेले आणि प्रधानही गेले 1818 मध्ये, तर म्हणून पंतही गेले, आठवण आहे ना तुम्हाला, पंतही गेले आणि प्रधानही गेले, तर म्हणून पंतप्रधान बोलणार नाही। पंतप्रधान राज ठाकरेसाठी सोडतो, पंतप्रधान सोडतो आणि त्यांची टोपी उतरवण्याचा संकल्प करून आज जातो नाशिक। तर ते पंतप्रधान बोलणार नाही, पण भारत के प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, त्यांना पहला मी लिहिलं कि भाई ये हम लिख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को, आप इसको रिजोल्यूशन मूव कीजिए। तो अब मजे की बात देखिए, मुझे संयुक्त राष्ट्र से वापस आंसर आया, संयुक्त राष्ट्र ने मला परत उत्तर दिलं कि नहीं ये अच्छा, ये होना चाहिए, आप एक कंट्री मूव करो और आप परमानेंट मिशन इंडिया को लिखो। मैंने परमानेंट मिशन इंडिया को लिखा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा और पार्लियामेंट को भी लिखा। लेकिन आपको मजे की बात बता रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र ने रिप्लाई दिया, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने रिप्लाई नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए नरेंद्र मोदी का बाबा साहब अम्बेडकर का प्रेम और भागवत जी के काली टोपी में जो नीली टोपी का कलर चल रहा है, तो ये कितना कलर में जो है वो गड़बड़ है, इससे आप समझ लीजिए। बाबा साहब का नाम लेना, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स बनाने की बात करना, लेकिन जब सही काम करने की बात आती है तो बाबा साहब के विचारधारा से इंडिया में काम नहीं करना। ऐसे लोग जो है वो बाबा साहब के हिमायती कभी नहीं हो सकते, अम्बेडकरवाद को आगे ले जाने वाले नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों के साथ जो हमारे भी गधे लोग उसमें हैं तो वो जो भी हो, चाहे पूना के हो चाहे बंबई के हो, नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं नाम लूंगा तो बहुत कुछ हिस्ट्री निकल जाएगी और मैं वैसे भी बदनाम हो गया इंडिया में नाम ले लेके बोलता है करके। तो इसलिए जो है, चाहे पूना के हो, चाहे मुंबई के हो या और कहीं के हो, नागपुर के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, तो वो लोग जो है अम्बेडकरिज्म को सक्सेस नहीं कर सकते। मैंने पार्लियामेंट को और एक सजेशन दिया इस साल कि आपको याद होगा नासिक थोड़ा सा लेट आया, मैं बार बार कहता हूँ यार आपकी गाड़ी वो उधर रुक गई है, किधर रुक गई है? मनमाड़ में जो है वो बाबा साहब इधर आए थे, रेलवे वर्कर्स कॉन्फ्रेंस को 38 में एड्रेस किया और उसमें जो है मनमाड़ में गाड़ी रुक गई और कलाराम टेम्पल जो है वो तो छोड़ दिया ना, वो तो जाना ही नहीं था उसमें कलाराम टेम्पल में। और उसके बाद में एवला का डिक्लेरेशन हुआ, तो आप लटक गए हैं कहाँ पर? मनमाड़ में और एवला के डिक्लेरेशन में। तो इसलिए नासिक थोड़ा सा लेट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ
कि एम्बस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. In 2008, on 26 November, Ambus celebrated Constitution Day, and thereafter we have been celebrating this Constitution Day all over the nation. And now it is very happy news that within 7 years of the celebration of Ambus, Parliament को मानना पड़ा कि 26 नवंबर ये संविधान दिवस है. So it is only due to Ambus that this has happened. आणि जेव्हा 26 नोव्हेंबरला हे कॉमेमोरेट करत होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आणि कॉन्स्टिट्यूशनवर जेव्हा डिबेट करत होते, स्पेशल सेशन होतं, तेव्हा मला असं वाटलं की भाई हे लोक पार्लमेंटेरियन्स आहे. ऑफकोर्स दे हॅव बीन इलेक्टेड ड्यू टू दी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम विच इज अ नॉन रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टोरल सिस्टम. म्हणजे भारतामध्ये जे आपले MP MLAs निवडून गेले त्यांना रिस्पेक्ट ठेवताना मी म्हणतो की तुम्ही खरे प्रतिनिधी नाही. तुम्ही खरे प्रतिनिधी नाहीत. बीजेपी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं, लालू प्रसाद और नीतीश की भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है. इसका कारण है कि इस देश में अप्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था है जिसको हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं. भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं, जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट उतने उसके MP MLA नहीं है. हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 20 लाख पर 1 MP है, 4 लाख पर 1 MLA है, जिसमें महिलाएं जीतकर बिल्कुल नहीं जा सकती. और हमारे देश में बजट से फंडिंग नहीं है पैसे में, और इसके साथ साथ जो है मीडिया पर रेगुलेशन नहीं है, EVM मशीन में पेपर स्लिप नहीं है. ये तमाम जो चीजें हैं और पार्टी ने कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए इसके ऊपर में कोई सीलिंग नहीं है. तो दुनिया के अंदर ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम, ऐसी चुनावी व्यवस्था कहीं नहीं है जिसकी वजह से भारत के गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट और असेंबली में चुनकर नहीं जा रहे. सबसे बड़े पैमाने पर महिलाएं नहीं जा रही है. आदिवासी SC ST को रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन उनके सही प्रतिनिधि जीत के नहीं जा रहे. इसलिए मैं इसको प्रातिनिधिक सरकार नहीं मानता, मैं इसको अल्पमत की सरकार मानता हूं. मैं इनको सही प्रतिनिधि नहीं मानता हूं, और इसके लिए मैं अलग से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट से झगड़ रहा हूं. उसका रिजल्ट आएगा और इस व्यवस्था को हम चेंज करके रहेंगे. ये मैं आज आपको तो झगड़ा बहुत बड़े पैमाने पर हमने ले लिया, लेकिन आज मैं इसके विषय में नहीं बोलूंगा. लेकिन 26 नवंबर 26, 27, 28 को लोकसभा और राज्यसभा ने जो स्पेशल सेशन लगाया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अम्बेडकर, तो मैंने सोचा कि यार ये पार्लियामेंटेरियंस है, अच्छी बात है, इलेक्ट करके गए, लॉ बनाते, उसको हम रिस्पेक्ट करते, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं मालूम और बाबा साहब अम्बेडकर तो बिल्कुल नहीं मालूम ठीक से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को समझना ये कोई बच्चों का तो काम है नहीं. अब यहाँ महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े लोग हैं, वो नहीं समझ पाए, तो ये वो तो वहाँ बेचारे चुन कर गए पैसे वैसे से. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको 10 पॉइंट का एजेंडा देता हूँ. अब मजे की बात देखिए, भारत का पार्लियामेंट लॉ बनाता है, देश के लिए एजेंडा बनाता है. मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने पार्लियामेंट को एजेंडा दिया. तो आई गिव अ 10 पॉइंट एजेंडा टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. व्हाट वाज दैट एजेंडा? मैंने कहा कि आप ये कर रहे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको सही में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इम्प्लीमेंटेशन करना है, अगर इंडिया को निर्माण करना है, जो नई भारत की न्यू इंडिया और प्रबुद्ध भारत की एनलाइटेंड इंडिया की संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर की है, तो उसके लिए आप ये बातें कीजिए. तो मैंने 10 बातें बोली, मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आपको अम्बेडकरिज्म पर ले जाता हूँ. तो मैंने ये कहा कि भाई पहली बात जो है एनालिसिस ऑफ कास्ट. बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में एवला डिक्लेरेशन के बाद 13 अक्टूबर 1935 का एवरा डिक्लेरेशन और 14 अप्रैल 1936 को एनालिसिस ऑफ कास्ट को कंप्लीट किया. एनालिसिस ऑफ कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो कोई किताब नहीं है, वो भारत को बदलने का एक प्रोजेक्ट है. एनालिसिस ऑफ कास्ट इज नॉट अ बुक, इट इज अ प्रोजेक्ट टू रीऑर्गेनाइज इंडिया, टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन सोसाइटी एंड इंडिया. तो बाबा साहब अम्बेडकर के एनालिसिस ऑफ कास्ट, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज और बुद्धाइज धम्मा, ये 3 इंपॉर्टेंट किताबों को अगर हम देखें, और बाकी भी बाबा साहब का पूरा पॉलिसीज है, तो मैंने उनको 10 पॉइंट में कहा कि भाई मोटे तौर पे ये बात कीजिए. क्या कीजिए? एक, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ को आप बनाइए देश के अंदर में. एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ, क्योंकि जाति का भेदभाव की वजह से आदिवासी, DT&T, OBC, शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ तक कि रिलीजियस माइनॉरिटीज भी उसकी इनडायरेक्टली शिकार हैं. अगर ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स अगर इक्वालिटीज एक्ट 2010 में अमेंडमेंट कर सकता है और कह सकता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो फिर भारत जहां से ये जाति की व्यवस्था उत्पन्न हुई, जो ब्राह्मणिज्म ने, हिंदुत्व ने, हिंदुइज्म ने इसको निर्माण किया, तो उस देश के अंदर जहां 100 करोड़ बहुजन इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के शिकार है,
उसको एबॉलिश करने के लिए लॉ क्यों नहीं होना चाहिए? वो लॉ आप पास करो पार्लियामेंट के अंदर में। यहाँ पर केवल SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, वो कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने का लॉ नहीं है, वो क्रिमिनल लॉ है, स्पेशल क्रिमिनल लॉ है। दैट इज नॉट एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो पहला मैंने सजेशन दिया। दूसरा मैंने उनको एजेंडा दिया की आपण मानव अधिकारांना साईन केलेला आहे। संयुक्त राष्ट्रामध्ये जे व्हेरियस कोव्हेनंट्स अँड कन्व्हेन्शन्स आहेत, ज्या 60च्या वर कोव्हेनंट अँड कन्व्हेन्शन्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनॅशनल कोव्हेनंट ऑफ इकॉनॉमिक, सोशल अँड कल्चरल राईट्स, इंटरनॅशनल कोव्हेनंट ऑफ सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स, कन्व्हेन्शन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमेन, ह्या सर्व जे आपण ह्युमन राईट्सला साईन केलेले आहोत आणि आपण सिक्युरिटी काउन्सिलमध्ये परमनंट मेंबरशिप मिळावी म्हणून भारत प्रयत्न करतोय, पण भारताचा ह्युमन राईट्सचा रेकॉर्ड फारच बॅड आहे। आणि त्याच्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांची जी मूळ कॉन्स्टिट्यूशनल विचार होता बाबासाहेब आंबेडकरांचा, दॅट इज इन द स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज, जे 24 मार्च 1947 ला बाबासाहेब आंबेडकरांनी फंडामेंटल राईट्स सब कमिटीला टेबल केलं होतं। त्याचा काय बेसिक डिस्कोर्स आहे, काय बेसिक आर्ग्युमेंट आहे, काय बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसॉफी आणि प्रिन्सिपल्स आणि प्रोव्हिजन्स आहेत त्याचे। बाबासाहेब आंबेडकर इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसॉफर or scholar of the world who said that the fundamental rights must not be merely confined to the civil and political rights. म्हणजे आपले जे मूलभूत हक्क आहेत ते फक्त नागरिक हक्क आणि राजकीय हक्क इथपर्यंतच मर्यादित नसावेत, तर फंडामेंटल राईट्स मध्ये इकॉनॉमिक राईट्स, कम्युनिटी राईट्स अँड कल्चरल राईट्स हे सुद्धा बाय द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राईट्स बनवण्यात यावे, हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजचा आर्ग्युमेंट आहे। आणि ते बाबासाहेब आंबेडकरांनी कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये टेबल केलं। त्या कमिटीचे चेअरमॅन कृपलानी होते, नेहरू याच्या फेवरमध्ये नव्हते आणि बाबासाहेब आंबेडकरांजवळ त्यावेळेस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जवळ पॉलिटिकल मेजॉरिटी नव्हती। ह्या लोकांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजचा जो थिंकिंग होता त्याला जे आहे ॲग्री नाही केलं। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजला एक वोटाने हरवण्यात आलं त्या कमिटीमध्ये। आणि फायनली आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर जे आपले आर्थिक अधिकार आहेत, मग ते आवासाचा अधिकार असो, रोजगाराचा अधिकार असो किंवा गरिबी नसण्याचा अधिकार असो, ह्या रूपाचे जे आर्थिक अधिकार आहेत किंवा सामाजिक सुरक्षेचा प्रोव्हिडंट फंड पेन्शनचे अधिकार असो, हे सर्व जे मूलभूत आर्थिक अधिकार आहेत आणि कम्युनिटी राईट्स आहेत, ज्याला आपण इंडिजिनियस राईट्स म्हणतो, आदिवासींचे राईट्स असो जे आता 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल मध्ये आले, त्याला सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकर फंडामेंटल राईट बनवू इच्छित होते। हे सर्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिन्सिपल्स ते झाले नाही। आपण नंतर ह्युमन राईट्सने त्याला ॲक्सेप्ट केलं आणि भारताने त्याला साईन केलं 1966 नंतर। तर मी हे म्हटलं की भाई ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया जाए, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए और एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में एक ह्यूमन राइट्स कोड बनाया जाए और ह्यूमन राइट्स को पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के ऊपर में जो है वो बाइंडिंग किया जाए, ताकि देश में चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, वहां पर किसी के भी मानव अधिकारों का हनन होते काम नहीं है। ये मैंने सेकंड एजेंडा जो है वो दिया। तीसरा एजेंडा मैंने पार्लियामेंट को दिया कि भाई रिजर्वेशन इज अ वेरी बेसिक पॉलिसी ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, इससे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या चाहते थे? रिजर्वेशन ये कोई इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है, इस बात को अच्छे से समझिए। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन दो चीजें है। रिजर्वेशन इज अ सोशल रिप्रेझेंटेशन। रिजर्वेशन इज अ सोशल रिप्रेझेंटेशन। ह्या देशामध्ये ज्या लोकांना सामाजिक प्रतिनिधित्वच नकारण्यात आलं होतं 3600 वर्षापर्यंत, म्हणजे कोण? ह्या देशाचे आदिवासी, ह्या देशाचे भटके विमुक्त आणि ह्या देशाचे मूळचे अस्पृश्य पहिल्याचे, आणि शूद्रांना सुद्धा गावात ठेवलं, माड्यांना, पेड्यांना, साडींना, पण त्यांना सुद्धा हे राईट्स नकारण्यात आले होते। रिप्रेझेंटेशन ज्या लोकांना गावाच्या बाहेर ठेवलं, जंगलांमध्ये ठेवलं, रिझर्वेशननी काय केलं? ज्या लोकांना जंगलांमध्ये ठेवलं, ज्या लोकांना गावाच्या बाहेर ठेवलं, रिझर्वेशननी त्यांना एज्युकेशन दिलं, त्यांना केपेबल बनवलं आणि त्यांना ब्राह्मणांच्या बरोबर सीटवर बसवलं। दिस इज म्हणजे भारताच्या 3600 वर्षाच्या इतिहासामध्ये जर बुद्धिस्ट पिरियड आपण वगळलं, अशोकाचा पिरियड वगळलं, हर्षवर्धन कनिष्कचा पिरियड जर आपण वगळलं,
तर भारताच्या 3600 वर्षाच्या हिस्ट्रीमध्ये आफ्टर द इन्वेजन ऑफ दिस बास्टर्ड आर्यन्स इन इंडिया, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन सोफिस्टिकेटेड दूंगा क्योंकि आठवड़े और कवाड़े सर के स्टाइल में नहीं दूंगा। तो बट आई विल गिव सम यू सी गुड यू सी अब्यूसिव लैंग्वेजेस इन इंग्लिश, सो ताकि पुणे के ब्राह्मण और दिल्ली के ब्राह्मण दोनों सर खुजाई के मानकर सबको त्याच्यामुळे जे आहे ह्या देशामध्ये हे बोलते की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भागवत जी, कहाँ आपका पिंपरी चिड़मचिड़ में गए, कहाँ समरसता की बात कर रहे हैं? ये भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इस देश की अगर सही में अगर सभ्यता किसी ने बनाया होगा, 10,000 साल पहले मेहरगढ़ से लेके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलवीरा, लोथल, ये भारत के अंदर जो सिविलाइजेशन था, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था, सेक्युलर सिविलाइजेशन था, वेलफेयरिस्टिक सिविलाइजेशन था, ये आधुनिक शहर। अभी मोदी जी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी शर्म करो, अगर इस भारत के अंदर पहली स्मार्ट सिटी किसी ने बनाया होगा तो ये हमारे आदिवासियों ने बनाया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अंदर। आप ये मत समझो कि आदिवासी जंगल में गए, वो जंगल में नहीं थे, पहले वो थे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के शहर बनाने वाले। 10,000 साल पहले इस देश के नाग और असुर, और ये कहते हैं कि संस्कृत बहुत बड़ी भाषा है। अरे यार, उधारी की बात मत करो, आपकी संस्कृत जो है वो पैदा नहीं होती अगर आदिवासी लैंग्वेज मुंडारी नहीं होती, सरकारी नहीं होती, तो आपको संस्कृत तो इसलिए जो है ये हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला आप छोड़ो। आपकी काली टोपी से काम होने वाला नहीं, आपकी काली टोपी में गलती हो जाती है, और ऐसी गलती आपने आरक्षण पे की, इसलिए आप बिहार इलेक्शन हार गए। इस बात को आप जो है वो अच्छे से ध्यान में रखो। और आप बाबा साहब का नाम बहुत ज्यादा ले रहे, डोंट ट्राई टू फॉल इन लव विद डॉक्टर अम्बेडकर। Don't try to fall in love with डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसके साथ कोई भी प्यार कर ले और कोई भी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर को भगा कर लेकर जाए। ध्यान रखो, डॉक्टर अम्बेडकर ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, कल कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा वो भी नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब है। हाथ लगाओगे तो राज ठाकरेच्या बापाला उत्तर देतोय। ठाकरेचे बाप बसलेले आहेत पुण्यामध्ये, तर त्याचे पाय धुवून तो पाणी पितो, त्याच्या बापाला मी उत्तर देतोय नाशिक मध्ये, उत्तर हॉल मध्ये देतोय आणि फरवरी मध्ये उत्तर NMC मध्ये देऊ आम्ही नाशिक मध्ये। तर मराठी तूच फार चांगला नाही बोलू शकतो, आमच्याकडे खूप वक्ता आहेत मराठीवर। बगारे सरांची मराठी ऐकली ना आता तुम्ही, कारण की आणू काय तुमच्याकडे यशवंत बनवाल वगैरे, तुम्ही सांगा बरं, तू फक्त मराठी समजू नको की तू फक्त एकटाच मराठी बोलू शकतो आणि मराठी माणसाची गोष्ट करू शकतो। पण आज राज ठाकरे अपना इशू नहीं है, इज अ वेरी वेरी नॉन इशू, उनके ऊपर टाइम खर्चा करने में मतलब नहीं। वैसे भी वो 12-1 बजे सो के उठता है, तो क्यों सो के उठता है तो वो जानेगा, लेकिन वो नॉन सीरियस है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। पर इस देश में 10,000 साल पहले इस देश के नागों ने, असुरों ने, इस देश के आदिवासियों ने, इस देश के दलित्स ने, इस देश के DTNT ने, इस देश के OBC ने सभ्यता बनाई। 3600 साल पहले आर्यन आए, उनके वजह से वर्ण आया, कास्ट आया, अनटचेबिलिटी है। तो मैंने ये कहा कि भाई ये सब चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन को लाया, सोशल रिप्रेजेंटेशन है, पर रिजर्वेशन केवल गवर्नमेंट सेक्टर में है। उसमें भी आपने ये कर दिया, क्या कर दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को डिनाई कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 3 बात करो, अगर सही में आपको लगता है कि 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है तो क्या करो। एक, रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो आप कर दो इमीडिएटली, 117th अमेंडमेंट पेंडिंग है, उसको करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर जो है पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, आप दोनों समझौता कर लो और जल्दी से आपका GST बाद में पास करो, लेकिन पहले कौन सा पास कर लो, 117वां पास करो, क्योंकि GST में पैसा आएगा तो थोड़ा पैसा हमारे जेब में भी आना चाहिए। बात बरोबर है कि नहीं है? तो GST में पैसा आएगा, थोड़ा हमारे पास भी आना चाहिए, क्योंकि अब तक आपके जेब में गया और अब मैं अम्बेडकर अर्थशास्त्र लागू करने वाला हूँ, आपके जेब से पैसा निकाल के हमारे समाज के जेब में डालूंगा। कारण बाबासाहेब आंबेडकर बेसिकली इकॉनॉमिस्ट होते, तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे, बरोबर आहे ना। आणि मनमोहन सिंग खूप नंतर आले, मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया खूप नंतर आले, आणि जेटली तो मुळात वकील आहे, त्याला हा सुप्रीम कोर्ट मध्ये असायला पाहिजे होता, तो रॉंग मिनिस्ट्री मध्ये आलेला आहे।
तो म्हणून आंबेडकराइट अर्थशास्त्रावर आम्ही काम करणार. मिनिस्ट्री जब बनेगी तब बनेगी, गवर्नमेंट आंबेडकराइट जब बनेगी तब बनेगी. लेकिन मैंने पहला एक्सपेरिमेंट पिछले साल बजट में किया, जिस बजट का उदाहरण बघारी जी ने दिया, और एक ही चार्टर के अंदर और 300 जिलों में जन आंदोलन करके 1 लाख करोड़ का बजट जो है बहुजन समाज के लिए जो है वो पॉझिटिव्हली बनवाया. तर मी त्यांना म्हटलं की भाई जीएसटी तुम्ही नंतर पास करा, पहले तुम्ही 117th अमेंडमेंट बिल पास करा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, रिजर्वेशन इन प्रमोशन आएगा. दूसरं काय करा, आप कह रहे कि नहीं हम 7% से ग्रो करेंगे, 7.5% से ग्रो करेंगे. अरे भैया नहीं, आप 10% से ग्रो करो ना. हम भी चाहते हैं कि इंडिया अमीर हो. इंडिया तो अमीर है ही वैसे भी. कौन कहता है कि इंडिया गरीब है? मैं पहला इंसान हूं जिसने कहा कि इंडिया इज अ रिच कंट्री. आणि तुम्हाला वाटत असेल यार मानकर सर क्या क्या बोलती है जगह, कहीं ऐसा तो नहीं हमको बेवकूफ बना रहे, हमको घुमा रहे. But whatever I speak with the authentic references. If you calculate the GDP of India, that is about 128 lakh crores, and which is going to be 135 lakh crores today in this budget, which would be declared in March. If you see this GDP, it is at 10th rank in the world. भारत का जीडीपी, यानी जीडीपी आपको नहीं समझता है तो शॉर्ट में बताता हूं, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, यानी भारत में जितना पैसा निर्माण होता है, अगर उस पैसे का कैलकुलेशन अगर आप करो तो भारत दुनिया में 10वें नंबर पर है. अगर आप जीडीपी को परचेसिंग पावर पैरिटी के साथ कैलकुलेट करो तो आफ्टर चाइना वी आर एट द 3rd रैंक. अगर आप इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स, जो संयुक्त राष्ट्र ने, वर्ल्ड बैंक ने इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स को कैलकुलेट किया कि भाई दुनिया के राष्ट्रों के पास एक्चुअली संपत्ति कितनी है, पैसा कितना है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अ न्यू इंडेक्स इन द वर्ल्ड व्हिच इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स. इस इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स में 3 पैरामीटर होते हैं. क्या 3 पैरामीटर होते हैं? एक, तुमच्या देशामध्ये नॅचरल संपत्ती किती, म्हणजे तुमच्याकडे जल जमीन जंगल कितना, और जल जमीन जंगल के नीचे जो जमीन के अंदर खनिज संपदा है, तो आपके वाटर में ऑयल है, शेल है, ये कितना है, ये एक पैरामीटर होता है. दूसरा पैरामीटर होता है कि व्हाट इज योर ह्यूमन कैपिटल. आपके पॉपुलेशन तो है, लेकिन पॉपुलेशन में आपका मानव संसाधन कितना है, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल. और तीसरा जो है कि आप ये दोनों मिला के कितना प्रोडक्शन करते हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूस कैपिटल. सो देयर आर 3 पॅरामीटर्स ऑफ इन्क्लुसिव्ह वेल्थ इंडेक्स. त्याचा कॅल्क्युलेशन लावलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा भारत जे आहे 10व्या रँकवर आहे. If India is at 10th rank in GDP, if India is going to be at 8th rank very soon within a couple of years in GDP, if India is at 10th rank in inclusive wealth index, and if India is at 3rd rank in GDP PPP, that is purchasing power parity, then why 53% of the people of India are suffering from multidimensional poverty? This is the big question, and that is my finding. That is my finding. What is my finding? मैं थोड़ा सा इंग्लिश मध्ये बोलणार, जास्त बोलणार नाही. थोडासा आपको चस्का देना जरूरी है. म्हणजे काय जेवणाबरोबर काय तुम अचार बोलते ना, अचार चटणी, तसं थोडंसं इंग्लिश बोलना. तुम्ही थोड़ा डिप्रेस हो नका सर, मान का सर इंग्लिश में बोल के आपके लिए फिर भी सिंपल बोल रहा हूँ. अगर फुल इंग्लिश बोलूँ तो अर्नब गोस्वामी भाग जाएगा टेलीविजन से. तो इसलिए जो है वो थोड़ा आपके लिए सिंपल करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मराठी बैकग्राउंड से भी है, हिंदी बैकग्राउंड से भी है, इसलिए नहीं. तर if India is a rich country, then why there is a poverty in India, why there is deprivation in India, why there is inequality in India? और what अमर्त्य सेन has said, that disparities की ये खाई होते जा रही है. अमर्त्य सेन का किताब लिखा इंडिया अनसर्टेन ग्लोरी, उसको मैंने अमर्त्य सेन को अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा अमर्त्य सेन आप बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो सोल्यूशन से भारत के अंदर चेंज नहीं आएगा, आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक से भारत में चेंज नहीं आएगा. भारत को चेंज लाने के लिए अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स की जरूरत है. और आपको एक बहुत अच्छी खुशखबर दे रहा हूँ, अमर्त्य सेन और जीन ड्रीज ने किताब लिखा. जीन ड्रीज अमर्त्य सेन का साथी है, और मेरे इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी का रिव्यू जीन ड्रीज इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर लिखा है. ये आपको जो है एक अच्छी मैसेज में दे रहा हूँ. आपको रिव्यू क्या होता है शायद समझ में नहीं आ रहा है. ही इज गोइंग टू राइट एंड रिव्यू इन इंटरनेशनल जर्नल. हु? जीन ड्रीज. जीन ड्रीज अ कलीग ऑफ अमर्त्य सेन. लाइक कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, देयर इज अ टीम ऑफ अमर्त्य सेन एंड जीन ड्रीज. जो लोग फील्ड में एजुकेशन के वो जानते हैं, तो वो मेरे इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी का जर्नल्स में रिव्यू लिख रहा है. और अमर्त्य सेन को हमने एक ईमेल दिया. इज वेरी हैप्पी कि इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी डॉक्टर अंबेडकर पे लिखी, और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है कि मानकर सर ने जो है वो इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखी है. अमर्त्य सेन ने भी इस तरह का एक ईमेल का मैसेज भेजा हुआ है. ये मैं आपके लिए आज
शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम करते हुए हम केवल यहाँ बंबई में इनॉग्रेशन नहीं किया, दिल्ली में स्टॉल नहीं लगाया, पूरे दुनिया के अंदर बाबा साहब की विचारधारा यही कैसे दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, इसका सोल्यूशन हमने इसके अंदर में दिया है और इसलिए हम इसको पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर रहे हैं और उसका हमको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप, भारत अगर रिच कंट्री है और फिर भी पॉवर्टी है तो इट इज ड्यू टू कास्ट कैपिटलिज्म। दैट इज माय फाइंडिंग कि भारत में पूंजीवाद नहीं, भारत में जातीय पूंजीवाद है। तो इसलिए क्या करो कि आप रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट करो, रिजर्वेशन जुडिशरी में इंप्लीमेंट करो, रिजर्वेशन जो है वो आप कहाँ इंप्लीमेंट करो, आर्म सर्विसेज में और साइंटिफिक सर्विसेज में आप इंप्लीमेंट करो, और ये रिजर्वेशन को आप इंप्लीमेंट करो। इसके साथ जो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स है, यानी समान संधि उपाय, जो पॉलिसी मलेशिया में आई, साउथ अफ्रीका में आई, न्यूजीलैंड में आई, कनाडा में आई और यूके में आई, कि जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है, लैंड लेबर एंड कैपिटल मार्केट्स, जिनके पास जमीन में विषमता है, जिनके पास लेबर यानी जिंदा है, श्रम करते हैं, लेकिन जिस तरह का लेबर मार्केट डेवलप हो रहा है जो आज एजुकेशन और स्किल्स के बेस पे है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। और कैपिटल मार्केट्स, बंबई के अंदर बंबई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले खुला, लेकिन बहुजन समाज अभी तक कोई अरबपति नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एक्सक्लूजन, देयर इज एन एक्सक्लूजन। भारत के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है उसमें SC ST OBC को, DT&T को एक्सक्लूड किया जाता है, और इसके आगे और एक पॉलिसी की कोशिश RSS और बीजेपी ने की, पर वो डिफीट हो गए। कौन सी? दो। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सबसे पहला काम किया कि उन्होंने भूमि विधेयक के माध्यम से जमीन छीनने की कोशिश की। पहला काम किया बीजेपी गवर्नमेंट का, पहला मेजर डिसीजन अगर आप देखोगे तो त्यांचा पहला निर्णय, सर्वात मोटा निर्णय होता कि भूमि अधिग्रहण करके हमको ये जमीन इनसे निकालना है, और दूसरा भागवत का रिजर्वेशन के रिव्यू का इशू। तो भागवत जी को तो मैं पहले भी बोला, मैंने नारा ही दिया, आप लोगों ने लगाया भी, आरक्षण कब तक? अरे भैया समरसता उमरसता छोड़ो ना यार, क्या ये कौन सा कलर लाया समरसता? समता प्रस्थापित कर दो, भारत में समता प्रस्थापित हो जाएगी। जितना शिक्षा, शासन, संपत्ति, इसकी विषमता को समाप्त कर दो, एनिलेशन ऑफ कास्ट करो, अपना एरियल और एंटीना काटो, और आपके मंदिरों में 1 लाख करोड़ की संपत्ति करा। क्या भागवत जी आप बता रहे, किससे बात कर रहे हैं भागवत जी? ये मेरा शूटिंग हो रहा है, अभी अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर। आपको नींद नहीं आने वाली, मेरे को मालूम है अच्छे से, क्योंकि दुनिया में कोई आपकी बात भारत में बोले ना बोले, विजय मानकर आपको छोड़ने वाला नहीं RSS के लोगों को। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, डोंट ट्राई टू फॉल इन लव विद डॉक्टर अम्बेडकर। आपका सारवारकर का आप प्यार है, हेगड़ेवार का प्यार है, उसी को दिल में रखो, थोड़ा जम के हम मैदान में आओ आगे आगे, और फिर लड़ाई कर लो। हम जानते कि आप सीने से सीना लगा के लड़ोगे तो कभी बहुजनों से इस देश में जीत नहीं सकते। और अम्बेडकर, there is a policy of exclusion and there is also a policy of extermination. Extermination, ज्यांना इंग्लिशचा वर्ड एक्सटर्मिनेशन समजते म्हणजे संपवा, पूर्णपणे संपवा। का? या देशामध्ये जमीन कुणाजवळ आहे? 2 लोकांजवळ जमीन आहे, जनरल कॅटेगरीच्या व्यतिरिक्त। कुणाजवळ आहे? एक आहे, सर्वात जास्त जमीन ओबीसी आहे, ओबीसी। इथे कोणी ओबीसी कम्युनिटीचे लोक असतील, मी विनम्रतेपणे त्यांना सांगतोय, ऐकावं, हे सर्वांच्या कल्याणाची गोष्ट आहे। बाबासाहेब आंबेडकर फक्त SC STचा विषय नाही, बाबासाहेब आंबेडकर फक्त बहुजनांचाही विषय नाही, बाबासाहेब आंबेडकर फक्त भारताचाही विषय नाही। आता बाबासाहेब आंबेडकर हा एक असा विषय झालेला आहे ज्या विषयाच्या आधारावरच नवीन विश्व जो आहे तो निर्माण होणार। म्हणून सर्वात जास्त जमीन कुणाच्या जवळ आहे? ओबीसी जवळ। मग यांनी काय बघितलं कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन से आ रहा है, 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर जनरल कैटेगरी के ऑफिसर्स कम हो जाएंगे, ओबीसी के ऑफिसर्स ज्यादा हो जाएंगे। ये सिनारियो 10 साल के आगे होने वाला है। व्हाई? ड्यू टू द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्टिकल 16(4) आणि 340 मध्ये जी रिजर्वेशन पॉलिसी लिहून ठेवली, त्याचा इम्प्लिमेंटेशन काका कालेलकर हा भटाळलेला पुण्याचा शेमडा, शिवी देत नहीं, सभ्य लोग आहोत, पण आज कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा देऊंगा, नहीं तो मेरे को भी नींद नहीं है। तो इसलिए हा पुण्याचा भटाळलेला काका कालेलकर यांनी जे आहे, पहिला काका कालेलकर कमिशन बनवून नेहरूला पत्र लिहिलं की नाही, ही माझी रिपोर्ट आहे, पण मी हा याच्या फेवर मध्ये नाही। का फेवर मध्ये नाही? बिकॉज ही सेज सर्व्हिस इज नॉट फॉर द सर्वंट्स,
म्हणजे नोकरी नोकरांसाठी नाही. कोण नोकर? हे माळी, हे तेळी, हे साडी, हे कुणबी, हे मराठा, हे आमचे नौकर आहेत. कोण आहेत? नौकर आहेत. वर्ण व्यवस्थेमध्ये हे शूद्र होते, आमचे नौकर होते. सेवा करणे फक्त हाच त्यांचा धर्म होता आणि तो आमच्या बरोबर चेअरवर येऊन बसेल. तर काका कालेलकर नेहरूला रिकमेंड करतो आणि नेहरू त्याच्या आधारावर सेंट्रल सर्व्हिसेस मध्ये जे आहे ओबीचं रिझर्वेशन नेहरूने नकारलं. त्याच्यानंतर मंडल कमिशन झालं. मग विश्वनाथ प्रताप सिंग गव्हर्नमेंट आली वगैरे वगैरे. ह्या देशाच्या आंबेडकराईट लोकांनी आंदोलन केलं आणि त्याच्यामुळे ओबीसी रिझर्वेशन इम्प्लिमेंट झालं. हे सर्व हिस्ट्री आहे. ते हिस्ट्री जर कोणाला माहिती नसेल तर एक वेळा रिमाइंड करा. आज मी त्याच्यावर बोलत नाही. तर काय प्लॅनिंग केलं की जमीन निकालो ओबीसी से और दूसरी जमीनें सबसे ज्यादा आदिवासियों के पास. क्यों आदिवासी के पास जमीन है ये लोगों को मालूम नहीं. बाबा साहब अम्बेडकर के शेड्यूल्ड एरिया की वजह से. किसके वजह से? शेड्यूल्ड एरिया संविधान में राज्य घटनेमध्ये 5वी अनुसूची आणि 6वी अनुसूची जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून ठेवलं की आदिवासींची जमीन तुम्ही नॉन आदिवासीला ट्रान्सफर करू शकत नाही, देऊ शकत नाही. आदिवासींच्या जमिनीमध्ये जे काही संपत्ती आहे, मग ते जलजमीन जंगल असो किंवा त्याच्या अंतर्गत खनिज संपदा असो, त्याच्यावर पहिला अधिकार आदिवासींचा आहे. त्यांना रॉयल्टी भेटायला पाहिजे. आता मजाची गोष्ट बघा, आदिवासी लोक आहेत. मला वाटते महाराष्ट्रभरचा आदिवासी कन्व्हेन्शन आम्ही करणार आहोत. तसे प्राथमिक स्वरूपाच्या गोष्टी होत आहेत आणि सर्व बरं झालं तर मी ठाणे डिस्ट्रिक्टमध्ये एक महाराष्ट्र लेवलचा आणि गुजरात लेवलचा मोठा आदिवासींचा कॉन्फरन्स या एम्बस लावणार आणि 14 एप्रिल आदिवासी सेलिब्रेट करणार मोठ्या प्रमाणावर आणि त्याच्यामध्ये मी मग आदिवासींच्या प्रॉब्लेम आणि सोल्युशनवर बोलणार. पण काय झालं आता तुम्ही बघा, ज्याला मी मूल निवासी बेल्ट बनतो. काय मूल निवासी बेल्ट आहे? गुजरातमध्ये डांग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आंध्र म्हणजे तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बंगालच्या 24 परिगणापर्यंत हे ह्या देशाचा मूल निवासी बेल्ट आहे. गुजरातचे डांग डिस्ट्रिक्ट पासून पश्चिम बंगालच्या 24 परगणापर्यंत. ज्या मूल निवासी बेल्टमध्ये सर्वात पहिले आदिवासींमध्ये आंबेडकराईट आंदोलन घेऊन जाणारा कोणता संघटन असेल तर तो एम्बस आहे. याचं मला आणि एम्बस मध्ये शेड्यूल्ड कास्टच्या नंतर सर्वात जास्त कोणते ऑर्गनायझर केडर असतील तर मला अभिमान आहे या गोष्टीचा की ह्या देशाचा आदिवासी समाज आहे, इंडिजिनियस पीपल आहे. तर ह्या इंडिजिनियस बेल्टमध्ये भारताचे 70% आदिवासी राहतात आणि ह्या 70% आदिवासी जिथे राहतात त्या 70% आदिवासी जिथे राहतात त्या क्षेत्रामध्ये भारताची 70% मिनरल वेल्थ आहे. म्हणजे तुम्हाला आयरन पाहिजे आयरन, ॲल्युमिनियम पाहिजे ॲल्युमिनियम, टंगस्टन पाहिजे टंगस्टन, टिन पाहिजे टिन, तुम्हाला युरेनियम पाहिजे, थोरियम पाहिजे, जेवढे काही मिनरल्स आणि मेटल्स आहेत ते तुम्हाला ह्या ट्रायबल बेल्टमध्ये मिळतात. मग बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये काय लिहून ठेवलं? बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये लिहून ठेवलं कि ये जो लैंड है ये दूसरे को नहीं दे सकते, इसमें पहला अधिकार इस देश के आदिवासियों का है और अगर सरकार को भी उससे अगर मिनरल निकालना है तो उसकी रॉयल्टी आदिवासी को देना होगा. किसको देना होगा? आदिवासी. हे आपल्या राज्य घटनेच्या 5वी आणि 6वी अनुसूचीमध्ये लिहिलेलं आहे. आर्टिकल 244 जाऊन बघा, उचला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्टिकल 275 मध्ये एससी साठी नाही, ओबीसी साठी नाही, फक्त ट्रायबल साठी बजेट बनवताना सेपरेट बजेटचं प्रोव्हिजन असावं. कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मध्ये हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासीसाठी लिहिलं. माझं तर असं म्हणणं आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्यूल कास्टला कमी राईट्स दिले, कमी सेफगार्ड दिले, ओबीसींना पण दिले, शेड्यूल कास्टला दोघांना समान दिले, पण एससी आणि ओबीसी पेक्षा जास्त जर राईट्स आणि सेफगार्ड दिले असतील तर ते एसटी ला दिलेले आहेत, आदिवासींना. मी हे सांगतोय की एक्सटर्मिनेशनची पॉलिसी. दूसरा रिजर्वेशन, जमीन और रिजर्वेशन निकाल लिया तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर हम जो चाहे वो कर लेंगे. तो ही आरएसएस आणि बीजेपीची पॉलिसी होती. पण मी तुम्हाला आज अभिमानाने सांगतोय की मोदी गवर्नमेंट की जमीन छीनने की पॉलिसी को इस देश के अंदर में एम्बस ने फेल किया. मैं वो पहला व्यक्ति हूं देश के अंदर. मैंने 2 लोगों को फेल किया, आपको मैं डिस्क्लोज करता हूँ. बहुत लोगों को फेल किया लेकिन 2 लोगों को फेल किया. एक किया अन्ना हजारे, हा टोपी. अरे 8वीं पास नापास तो म्हणतो ये नहीं, मेरे को मालूम है इंडिया का. लोकपाल बना लो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर सब सॉल्व हो जाएगा. अरे अन्ना हजारे तुला काय समजतं? तू 8वी शिकलेला माणूस आहे.
तेरे कॉन्स्टिट्यूशन क्या समझता भैया, आपको क्या समझता है, लॉ क्या पॉलिसी समझती है। तो अन्ना हजारे को मैंने कहा था, ये अन्ना हजारे जो है ये फुले शाह बाबा साहब अम्बेडकर के महाराष्ट्र पे आया हुआ बवासीर है। क्या है? बवासीर है। बवासीर बीमारी तुम्हाला माहिती आहे? त्याला मी फेल केला जन लोकपाल. We are the first organization of India which failed अन्ना हजारे. We are the first organization in India जिसने मोदी गवर्नमेंट की जमीन छीनने की पॉलिसी को 31 दिसंबर को जैसे उसने ऑर्डिनेंस निकाला, मैं पहला पर्सन हूं देश में जिसने उस ऑर्डिनेंस को पढ़ा। पुराना एक्ट था 2013 को, उसको पढ़ा, उसके अंदर क्या चेंजेस ये लाना चाहते हैं उसका पूरा एनालिसिस किया, क्या प्लस माइनस है उसको लिखा, और देश के 750 मेंबर पार्लियामेंट को लिख के भेजा, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लिख के भेजा, और हमने जन आंदोलन स्टार्ट किया। इसका यह परिणाम हुआ कि देश के ओबीसी, देश के आदिवासी और देश के किसान उठ के खड़े हुए और उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में कहा कि हम आपको अपनी जमीन छीनने। उसके लिए पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत लगती। राजनीतिक सत्ता की चाबी की जरूरत नहीं है, बौद्धिक चाबी की जरूरत पड़ती है। आपको समझ रहे क्या? मास्टर की वाले फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि ताले में चाबी ढूंढते रहे, लेकिन ऊपर का दिमाग खाली रहा। उनको लगा यार चाबी लगाएंगे ताला खुल जाएगा, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि ताले का लीवर बदल गया। तो इसलिए मास्टर की वाले फेल हुए। मास्टर की वालों के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इधर कोई होंगे तो वो उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, हम ही बोलना रहते। पर इसके लिए कोई सब सत्ता आने के बाद ही नहीं होता। सत्ता आए बगैर भी बहुत चीजें की जा सकती है। अगर 100% नहीं की जा सकती तो अम्बेडकरिज्म के विज्ञान से कम मैं दावा करता हूं कि 50% चीजें सॉल्व हो सकती है। पर अम्बेडकर गवर्नमेंट भी बनाना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र के लोग पर्टिकुलरली आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं बुद्ध विहार में जाके बैठेंगे लेकिन असेंबली पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। तो ये बौद्धों की जो समस्या है, ये समस्या भी अच्छी नहीं है। आप बुद्धिस्ट लोग जितना बुद्ध विहार में जाते जाओ बैठो, लेकिन बुद्ध विहार में जाके आंखें बंद करो और आंखें खोलो, और आंखें खोल के पार्लियामेंट और असेंबली में जाओ और बाबा साहब के संविधान को लागू कर लो। वो भी करना पडेगा। त्याच्यावर मी सांगणार सायन्स ऑफ आंबेडकरिझम। मग ह्या ज्या एक्सटर्मिनेशन ज्या पॉलिसीज आहेत, ह्या ज्या एक्सक्लुजन ज्या पॉलिसीज आहेत, तर मी सजेस्ट केलं इक्वालिटी अपॉर्च्युनिटी मेजर, समान संधी उपाय। काय करा? लँड, लेबर आणि कॅपिटल मार्केट मध्ये जी विषमता आहे त्याला संपवण्यासाठी इक्वालिटी अपॉर्च्युनिटीज कमिशन बनवा। ऑलरेडी 5 देशामध्ये आहे, मेनन कमिशनची रिपोर्ट आहे, त्याच्या आधारावर तुम्ही बिल बनवा, लॉ बनवा आणि इक्वालिटी अपॉर्च्युनिटीज कमिशन बनवून जेवढी ह्या देशाची जमीन आहे, लेबर मार्केट आहे, कॅपिटल मार्केट्स आहे, अरे भूमिपुत्र आहेत ना मलेशियाचे, त्या देशाच्या भूमिपुत्रांना त्या देशामध्ये जेव्हा फिनान्शियल मार्केट्समध्ये त्यांचा काही से नव्हतं, तेव्हा अफर्मेटिव्ह ऍक्शन पॉलिसीने, इक्वालिटी अपॉर्च्युनिटी मेजर्सने, तिथल्या सरकारने एक वेगळं डिपार्टमेंट बनवलं, एक वेगळं कॉर्पोरेशन बनवलं आणि त्याने एकच काम केलं. काय काम केलं? त्याला फंड दिले आणि मलेशियामध्ये जेवढ्या कंपनी आल्या त्या कंपनीचे 30% शेअर्स भूमिपुत्रांच्या फॅमिलीच्या नावाने घेतले गेले आणि दिस वे भूमिपुत्रास बिकम द 30% ओनर्स ऑफ ऑल द बिझनेसेस ऑफ मलेशिया. दिस इज एन इक्वालिटी अपॉर्च्युनिटी मेजर्स पॉलिसी. मग तुम्ही भारतामध्ये काय करू शकत नाही? अरे ये क्या तुम्हारी समरसता से होने वाला है? अच्छे दिन आने वाले हैं. काय होना है? अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं. क्या कर रहे? क्या आप बेवकूफ समझ रहे क्या लोगों को? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, बार बार चैलेंज करता हूं, आज फिर चैलेंज कर रहा हूं. तुम्हारे माँ ने अगर तुमको दूध पिलाया होगा, आरएसएस के लोगों, ये एरियल और एंटीना के लोगों, तो अरुण जेटली को विजय मान करके आगे लाओ, सुषमा स्वराज को लाओ, सीताराम येचुरी को लाओ. दो लोगों को मत लाओ, राहुल गांधी को मत लाओ, अरुण जेटली, और किसको मत लाओ? मोदी को मत लाओ. दोनों आ जाएंगे फिर बोलेंगे हम बुद्धिस्ट लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, आपके बाल को भी टच नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मारेंगे कि आपकी 10 पीढ़ियां याद रखेगी. आप याद रखें. तो इसलिए ये सब जो है बकवासबाजी बंद करो. आमचा अरुण जेटली मोठा, आमचा भटळलेला तो कोण आहे, तो कोण झालं माहिती नाही, कोणाचे नाव नाही आहे मला. पुण्यातला तो मोठा, हा मोठा, त्याला अवॉर्ड दिला, हा दिला, ते दिला. ये सब बदमाशी बंद करो. तुमको कुछ आता नहीं, तुमको एबीसीडी नहीं आती. आरएसएस हार रही है देश के अंदर में. बिहार इलेक्शन आप हार गए हो,
संविधान को आप बदल नहीं सकते, रिजर्वेशन को निकाल नहीं सकते। और दुनिया आप 3 फोर्सेस से चल रही है, भारत 3 फोर्स से चल रहा है। वो फोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा फोर्स है ह्यूमन राइट्स, तीसरा फोर्स है ग्लोबलाइजेशन। और हम 3 फोर्स के साथ चौथा सुपर फोर्स ऑफ अम्बेडकरिज्म लगाने वाले हैं। वो जिसको डराना है उसको डराना, काली टोपी डाल के। मैं तुमको सिविल डिफेंस करके परेड कराऊंगा इस देश में। इतनी बात ध्यान रखना, तुमको सिविल डिफेंस बना के परेड कराऊंगा देश में, ताकि 26 जनवरी की शान हो और आप लोग सल्यूट करो इस देश में। पहले ये आपका हिंदू राष्ट्र वगैरह बाजू रखना, हिंदुत्व को बाजू रखना, नहीं तो मैं सावरकर को गोलवलकर को फिर जिंदा करूंगा, जैसे मैंने गांधी को जिंदा किया, क्योंकि गांधी ठीक से मरे नहीं थे। गोडसे ने उनको ठीक से मारा नहीं था, तो मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, गांधी जी ठीक से मरे नहीं, तो मैंने क्या किया, गांधी जी को कब्र से फिर जिंदा किया, और फिर गांधी जी को मारा। उस किताब का नाम है पुनः पैक्ट हिस्टोरिकल हाउस बाय गांधी, गांधीज़म एंड कांग्रेस। और मुझे खुशी है इस बात की कि जोसेफ लेलविट, जिसने गांधी पर किताब लिखा, उसने मेरा रेफरेंस लिया। जेड एडम्स ने एक किताब लिखा तो कहा रे मानकर सर की किताब मेरे हाथ में पहले क्यों नहीं है? अगर मैं पहले आती ब्रिटिश है, अगर मैं पहले आती तो गांधी पे और कुछ लिखता। विजय मानकर का रेफरेंस नियान ने लिया, जो यूएस से बुक पब्लिश हुई फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म के ऊपर, और गांधी के ऊपर अभी बायोग्राफी पब्लिश हुई, तो उसमें गांधी के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिक बोल के मेरे बुक को गांधी के बायोग्राफी में रेफर किया। इसकी मुझे खुशी है। तो जैसा मैंने गांधी जी को जिंदा किया, आप ज्यादा करोगे, डोंट ट्राई टू फॉल इन लव विद डॉक्टर अम्बेडकर। अगर आप बाबा साहब के प्यार में नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप बाबा साहब के प्यार में पढ़ोगे तो याद रखो, आपको कुछ नहीं मालूम, मैं सावरकर गोलवलकर को जिंदा करूंगा और ऐसा ऐसा मारूंगा कि सुबह की शाखा और शाम की शाखा लगाना जो है वो आपको जो है वो। तो इसलिए ये किसी को डराना किसी और को, ये अम्बेडकराइट लोगों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जिस दिन नीली टोपी आपने पहन ली तो काली टोपी उड़ जाएगी इस देश के अंदर से। ह्या गोष्टींवर लक्ष द्या, तर मी रिकमेंड केलं, ह्या गोष्टींना रिकमेंड केलं, आणि त्याच्याबरोबर चौथा मेजर एजेंडा दिला। काय एजेंडा दिला की मोदी जी आप कहते नहीं हमने SC/ST का बजेट काटा। अरे कशाला कापला तुम्ही? महिलांचा बजेट कापला, तुम्ही मुलांचा बजेट कापला, का कापला रे बाबा? तो बोलते हमारे पास पैसा नहीं। अच्छा बेटा, तेरे बाप ने अर्थशास्त्र सिखाया तेरे को, पैसा नहीं है, किधर किधर पैसा है बताओ क्या देश का? तो म्हणजे तुमच्याजवळ 5,82,000 कोटी रुपया ह्या देशामध्ये अंबानी अडाणी बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट लोकांसाठी सोडण्यासाठी पैसा आहे। ह्या देशामध्ये 5,27,000 कोटी इलिगल फिनान्शियल फ्लोज जातात। फिनान्शियल इंटिग्रिटी आणि फोर्ड फाउंडेशनची रिपोर्ट आहे, ते तुम्हाला जाऊ देण्यासाठी मार्ग आहे। ह्या देशामध्ये हवाला अकाउंट जातो मुंबईवरनं मॉरिशस आणि मॉरिशस मधनं कॅनबी आयलँड्स आणि सगळीकडे जातो, ते जाऊ देण्यासाठी तुमचा जवळ पैसा आहे। पण तुमच्या जवळ SC/ST साठी, महिलांसाठी, मुलांसाठी, हे आमचे आदिवासीचे मुलं कुपोषित होणारे, त्यांना तुम्ही 2 वेळेचं जेवण गॅरंटी करण्यासाठी, राइट टू लाइफ साठी तुमच्या बजेटमध्ये पैसा नहीं। तो मैंने चौथा एजेंडा दिया पार्लियामेंट को कि एक काम करो, ये तो आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है उसको बंद करो, और एक काम करो, ज्यादा कहीं वर्ल्ड बैंक वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं। ये देश में जो 16 लाख करोड़ की संपत्ति मंदिरों में पड़ी हुई है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दो, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर में लगा दो। बजट के ऊपर में 5 साल के अंदर में भारत में विषमता समाप्त हो जाएगी। असे एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा, मेजर 4-5 एजेंडा मी तुम्हाला सांगितले। 10 पॉइंट एजेंडा मी मोदी गव्हर्नमेंटला दिलं, पार्लमेंटला दिलं, आणि पार्लमेंटला मी सांगितलं की ह्या गोष्टी करा। पण पार्लमेंटने काय केलं? पार्लमेंटने बाबासाहेबांचं नाव घेतलं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाले, आणि पार्लमेंटने एजेंडा क्लोज किया। पर आप पार्लियामेंट ये मत समझो कि आपको मैं छोड़ने वाला हूं, नहीं। इस देश की पार्लियामेंट से लड़ना संवैधानिक तौर पे, लोकतांत्रिक तौर पे ये हर नागरिक का अधिकार है। और विजय मानकर इस बात को जानता है कि देश में डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से कैसा लड़ा जाए। इसलिए पार्लियामेंट ने भले ही अभी ये चैप्टर क्लोज किया, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मैंने चैप्टर अभी ओपन किया है, और ये चैप्टर तभी क्लोज करूंगा जब प्रबुद्ध भारत की निर्मिती होगी। इस बात को मैं पार्लियामेंट ह्या सर्व गोष्टी आपण 125व्या वर्षामध्ये करतोय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल डे ऑफ ह्युमॅनिझम अँड एनलाइटनमेंट, पार्लमेंटला 10 पॉइंट एजेंडा दिला। जे 125वी जयंती होते त्यांना एजेंडा दिला की भाई तुम्ही सेलिब्रेट करा, पण ह्या गोष्टी करा।
इंटेलेक्च्युअल बायोग्राफी लिहिली, विकिपीडिया बनवून तयार आहे. ह्या सर्व गोष्टी आणि 5.5 लाख रुपयाचा प्राइज आणि अवॉर्ड प्रत्येक राज्यामध्ये मध्ये 1,10,000 असे 5 राज्यांमध्ये 5,50,000 आणि नागपूरमध्ये शेवटच्या राष्ट्रीय प्रोग्राम मध्ये आंतरराष्ट्रीय लेवल आणि राष्ट्रीय लेवलचा अवॉर्ड 1.25 लाख रुपयाचा. म्हणजे ह्या 1 वर्षामध्ये आपण जवळपास 7.5-8 लाख रुपयाचा अवॉर्ड आणि प्राइज वाढतोय. आणि हे नॅशनल ऑर्गनायझेशन करण्यासाठी जवळपास 50 लाख रुपये जो आहे आपण लावतोय. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती हे वैश्विक लेवलवर विचार देऊन आपण सेलिब्रेट करतोय. हा एक एम्बसचा मोठा कॉन्ट्रीब्युशन आहे. त्याचा प्रोग्राम काल मुंबईला होता आणि ते प्रोग्राम करून मी इथे आलो. नाउ आफ्टर स्पीकिंग मेश्राम सरांनी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की आंबेडकरिझमचे 5 गोल्स काय आहेत, मुवमेंट्स काय आहेत हे तुम्हाला सांगितलं. कॅडर कॅम्पमध्ये तुम्ही शिकता. ऑर्गनायझर्सला मला परत सांगण्याची गरज नाही. आंबेडकरिझम हे बाबासाहेब आंबेडकर ही इज अ व्हेरी बिग सब्जेक्ट. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. Please don't try to confine or belittle Dr. Ambedkar to reservations. Please don't try to confine Dr. Ambedkar only to Dhamma. Please don't try to confine Dr. Ambedkar only to the Constitution of India. Baba Saheb Ambedkar is the greatest intellectual of the world. He is the greatest humanitarian philosopher and revolutionary. He is the greatest statesman of the world. Please try to understand this. बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा दुनिया में 2 ही लोग पैदा हुए. दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ. मार्क्स ने भी अच्छी बात बोली, माओ ने भी अच्छी बात बोली, लेनिन ने भी बोली, लिंकन ने भी बोली, वोल्टायर ने बोली, राउसर ने बोली, जेफरसन ने बोली, मिल ने बोली. मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने अच्छी बात नहीं की, लेकिन दुनिया के अंदर ये दुनिया को कैसे बदला जा सकता है, ये दुनिया में दुख निवारण कैसे किया जा सकता है, तमाम दुनिया में शांति और तमाम दुनिया में मानवों का कल्याण कैसे किया जा सकता है. अगर ये फिलॉसफी, ये मार्ग अगर किसी ने बताया है तो कोई केवल 2 ही लोग हुए दुनिया में. 2 के अलावा नहीं हुआ तीसरा. आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ और बाबा साहब के बाद तो कोई हुआ नहीं, इसलिए मैं फोटो नहीं लगाया और किसी की. बाबा साहब के बाद एम्बस में आपको कहीं किसी की फोटो नहीं. बाबा साहब के पहले है लेकिन बाबा साहब के बाद ध्यान दो इसको. उसका कारण ही वो है, कुछ लोग फोटो लगाने में बहुत इंटरेस्ट है. एक फोटो का कॉलम खुद के लिए भी खाली रखा है उन लोगों. मैं उधर नहीं, मैं जिनकी ज्यादा फोटो हो गई उनको बोल, जो ज्यादा फोटो लगा दिया उनके लिए बोल रहा हूँ मैं. एक फोटो रिजर्व है, मुझे मालूम है आपकी लगने वाली है. जल्दी मर जाओ, अच्छा हो जाए. पर मैंने एम्बस में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद किसी की फोटो नहीं लगाई. बाबा साहब अम्बेडकर के पहले है. तो इसका कुछ कारण है. दुनिया में 2 ही लोग हुए जिन्होंने दुनिया को एनलाइटनमेंट दिया, जिन्होंने दुनिया को बदलने का मार्ग दिया, दुनिया को सुखी बनाने का मार्ग दिया. और वो 2 लोग हैं दुनिया में. एक है भगवान बुद्ध और दूसरे है बाबा साहब अम्बेडकर. One is the Samyak Sambuddha and another is the modern Buddha. One is the Samyak Sambuddha, another is the modern Buddha. Please try to understand. And this is my discourse. This is my finding. This is my research. आज जे मी बोलतोय हे जे इंटेलेक्च्युअल बायोग्राफी लिहिलेली आहे आणि यांनी खूप मोठी लिस्ट ऐकली है कि लिस्ट मागे दिलेली है. वो 7 साल में बहुत लिख लिया, अभी लिखना बंद करने वाला हूँ. अब ये सब करना है मेरे को. देश पढ़ाई जारी रखूंगा. आप नाशिक में मुझे पता चला कि आप लोग पढ़ते नहीं हो. हे खूप चुकीचं आहे. मुलींनो जे काही यंग जनरेशन असेल, एक ही बात ध्यान में रखो. आप बाबा साहब को मानते हो ना? मानते हो नहीं मानते हो? आवाज नहीं आ रही मुझे. पक्का नहीं मानते, नहीं मानते. समझो, आपको मैं समझाता हूं. भीमा रामजी अंबावाडेकर. भीमा रामजी अंबावाडेकर, एक लड़का गांव का, समझ रहे. मऊ में पैदा हुए, सातारा में आए. दापोली क्या होम डिस्ट्रिक्ट, वहां से सातारा में है, वहां से मुंबई है. एक लड़का, ऐसे कई लड़के होंगे. और रामजी अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर बने, डॉक्टर BR अंबेडकर बने. कैसे बने इसको समझो. एक ही चीज उसको ध्यान में रखो. अगर ये नहीं होती तो डॉक्टर BR अंबेडकर नहीं होते. वो एक ही चीज है. क्या है? नॉट एजुकेशन, इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस.
इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया नहीं जाते, लंदन नहीं जाते, बॉर्न नहीं जाते, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ग्रेसिंस लंदन में, बॉर्न यूनिवर्सिटी में अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पढ़ते और वहां पर जब बाकी लोग मौज मस्ती कर रहे थे, लाला लाजपत राय और बाकी टीम, उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर भूखे पेट रह के एक पाव खाकर दिन भर लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते और दुनिया भर के नॉलेज को अगर नहीं मिलाते तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते। इस बात को और इसलिए मैं कह रहा हूं, आप नहीं मानते हो, आपने कहा मानते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप नहीं मानते हो। उस दिन मारूंगा जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग नासिक से पैदा होंगे, उस दिन मैं मारूंगा। इसलिए प्लीज डोंट बिलिटल द importance of education. Education, there are three messages of Baba Saheb Ambedkar for the Belgians. The three messages of liberation of Baba Saheb Ambedkar for the Belgians. What are they? I'm going to tell you this today. Baba Saheb Ambedkaraंच्या 3 बहुजन लिबरेशनच्या थिअरीज आहेत, पाथ आहे, प्रोसेस आहे, संदेश आहे. तुमच्या भाषेत सांगायचं तर संदेश आहे. काय संदेश आहे? पहिला संदेश तुम्हाला माहिती आहे. काय संदेश आहे? शिका, शिकवा, उत्तेजित करा, चेतवा, संघटित व्हा, संघटित करा. तुम्हाला माहिती आहे. एज्युकेट, एज्युटेट, ऑर्गनाइज. एज्युकेट, एज्युटेट, ऑर्गनाइज. एज्युकेट, एज्युटेट, ऑर्गनाइज. अंडरस्टूड? हे तुम्हाला माहिती आहे. बट 3 गोष्टी बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्या प्रॅक्टिकली बहुजन लिबरेशनसाठी. काय सांगितलं? फर्स्ट, हायर एज्युकेशन अँड की पोस्ट. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, हायर एज्युकेशन इज द पॅनेसिया ऑफ ऑल द सोशल इल्स ऑफ द अनटचेबल्स. जर अस्पृश्यांच्या, आदिवासींच्या, भटक्या विमुक्तांच्या, ओबीसींच्या जर सामाजिक त्याला तुम्ही काय म्हणतो बिमारी, सामाजिक बिमारीचा जर काही एक मात्र जर उपाय असेल तर ते आहे हायर एज्युकेशन. नाव हायर एज्युकेशन म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन अँड बियॉन्ड. पोस्ट ग्रॅज्युएशन अँड बियॉन्ड. तुम्ही आर्ट्स करता, सायन्स करता, कॉमर्स करता, इंजिनिअरिंग करता किंवा तुम्ही लॉ करता, काय करता, जे काही फील्डमध्ये तुम्ही जाता, तुम्ही जोपर्यंत MA MSc च्या वर PhD पर्यंत जात नाही तोपर्यंत हायर एज्युकेशन आज होत नाही. याला लक्षात घ्या. एक गोष्ट. आणि दुसरा की पोस्ट. मारेच्या जागा काबीज करा. मारेच्या जागा काबीज करा म्हणजे काय? IAS, IPS, सेंट्रल सर्व्हिसेस, जजेस, ॲडव्होकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट. देन बिकमिंग सायंटिस्ट, मिडल लेवल मॅनेजमेंट ॲज MBA, एंटरप्रिनर्स. अशा ज्या मारेच्या जागा आहेत, फ्रॉम वेअर यू कॅन गव्हर्न द सोसायटी अँड नेशन, ते काबीज करा. पहिला मेसेज आहे बाबासाहेब आंबेडकरांचा. कुणासाठी आहे? बहुजनांसाठी. अब कौन रोक रहा है आपको? क्या मनुस्मृति रोक रही है पढ़ने से? आज मनुस्मृति है क्या? फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सोचो. जब तक आप हायर एजुकेशन और की पोस्ट नहीं लोगे, आप गवर्निंग क्लास नहीं बन सकता. चाबी वाले, मास्टर चाबी वाले फेल हो गए. क्यों फेल हुए? क्योंकि दिमाग नहीं था. जब गवर्नमेंट आई तो ब्राह्मणों को बनाना पड़ा सेक्रेटरी और सारे जो मिनिस्टर्स. समझ रहे हैं आप? समझो, मैं बहुत डेंजर इंसान हूँ. मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को. इसलिए विजय मानकर को लोहा मानते पूरे देश में. और मैं जब ब्राह्मणों को चैलेंज कर रहा हूँ तो अपने लोगों की बात क्यों करूँगा? वो तो हमारे लोग हैं ना, दोस्त लोग हैं हमारे. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझ लो. लेकिन जिन्होंने मिसगाइड किया उनको बता रहा हूँ, वो आंदोलन को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ. हायर एजुकेशन एंड की पोस्ट, पहला संदेश बाबा साहब. दूसरा संदेश है जिस पर मैं बोलूंगा, लेकिन अभी बोल देता हूं, धर्मांतरण. जब तक आप स्वयं को हिंदू मान रहे हो, हिंदू धर्म में जी रहे हो, आप इंसान नहीं, इंसानियत नहीं आ सकती. कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी नहीं हो सकती. भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता नहीं हो सकता. क्योंकि जब तक आप कन्वर्शन नहीं करोगे, जब तक आप बुद्धिज्म नहीं लोगे, आपका माइंड चेंज नहीं होगा. तब तक आपका माइंड मानवतावादी नहीं होगा. ये सेकंड बाबा साहब का सोल्यूशन है. आणि तिसरा काय सोल्यूशन आहे? तिसरा सोल्यूशन आहे कॅप्चरिंग द पॉलिटिकल पॉवर. असे बाबासाहेब आंबेडकरांचे 3 संदेश आहेत बहुजनांसाठी. रिपीट करतो. हायर एजुकेशन अँड की पोस्ट, सेकंड कन्वर्शन, थर्ड पॉलिटिकल पावर. ये 3 चीज प्रैक्टिकली करो, आप इस देश में गवर्निंग क्लास बन जाएंगे. ये बाबा साहब आंबेडकर का फॉर्मूला है. मास्टर चाबी को ढूंढने की जरूरत नहीं. ये 3 काम करो, बहुजन समाज गवर्निंग क्लास बनेगा देश में. तर बाबा साहेब आंबेडकर इज अ व्हेरी व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट. व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट. आणि म्हणून
बाबासाहेब आंबेडकर जे भीमराव रामजी आंबेडकर जे डॉक्टर बी आर आंबेडकर झाले त्याचा फक्त एकच रिझन आहे आणि तो रिझन आहे इंटेलिजन्स. आणि जोपर्यंत तुम्ही इंटेलिजन्स मिळवणार नाही तोपर्यंत तुम्ही देशामध्ये विश्वामध्ये काय करू शकणार नाही. If you want to learn something from Buddha, if you want to learn something from Baba Saheb Ambedkar, or if you want to learn something from Vijay Mankar who is standing before you today, मैं क्यों इतना खड़ा हूं आपके आगे, मैं क्यों इतना बोलता हूं, मला का कोणी चॅलेंज करू शकत नाही याचं कारण तुम्हाला माहिती आहे. एकच कारण आहे की मेरी लायब्ररी आज देश में वन ऑफ द बेस्ट लायब्ररी है. आणि 23 वर्षामध्ये एवढं वाचलं 23 वर्षामध्ये कि आज मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता इंडिया के अंदर में. 23 साल में मैंने 100 साल की पढ़ाई किया और मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बोलने की जरूरत नहीं है. मेरी बुक्स उठा के देख लो, ब्रांच उठा के देख लो, सिलेबस उठा के देख लो और फिर देख लो. और नहीं समझ में आता तो देश के सारे जितने लीडर हैं बहुजन उनको लाओ और मेरी ट्रेनिंग में बैठाओ. 8 दिन के अंदर देख लो कि देश के अंदर में किसको आता है, कौन आंबेडकरिज्म पर अथॉरिटी है दुनिया के अंदर में. इसको देखो इंटेलिजेंस. आणि डॉक्टर बी आर आंबेडकर बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर बनले दॅट इज ड्यू टू एनलाइटनमेंट. दॅट इज ड्यू टू एनलाइटनमेंट. ज्याला आपण म्हणतो प्रज्ञा, प्रबुद्धवाद. म्हणजे भीमराव रामजी आंबेडकर बी आर आंबेडकर बनले इंटेलिजन्समुळे आणि बी आर आंबेडकर बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर बनले एनलाइटनमेंटमुळे. दिस इज द जर्नी ऑफ अ बोधिसत्वा टू अ मॉडर्न बुद्धा. दिस इज द जर्नी ऑफ अ बोधिसत्वा टू मॉडर्न बुद्धा. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांना आप ऐसा छोटा देखेंगे. नहीं माय डियर फ्रेंड, बाबा साहब आंबेडकर ऐसे नहीं है. तो बाबा साहब आंबेडकर के बहुत महत्वपूर्ण विचार है. 5 गोल्स बताए, 5 मोमेंट्स बताई. मैं आपको कुछ बातें और आगे की बताता हूं कि दुनिया कैसे बदले. 2 थॉट है बाबा साहब आंबेडकर. क्या थॉट है? एक जिसको बाबा साहब ने कहा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. आज तक आपको शायद किसी ने बताया नहीं बताया, मैं नहीं जानता, मैं पहले बात आपको बता रहा हूं. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एज अ न्यू इंडिया, नया भारत. जिस समय गांधी जी कह रहे थे क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब गांधी जी कह रहे थे क्विट इंडिया, उस समय बाबा साहब ने कहा न्यू इंडिया. गांधी जी अंग्रेज तो चले जाएंगे, वो जाने वाले हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला है, भारत आजाद होगा. लेकिन गांधी जी आप किस तरह का भारत बनाना चाहते? क्या वही भारत बनाना चाहते जो वर्ण के ऊपर था, जो जाति के ऊपर था? क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि हिंदू धर्म ने जाति नहीं बनाई, अस्पृश्यता नहीं बनाई, हिंदू धर्म में कोई वीकनेस नहीं. जब बाबा साहब ने प्रूफ दिया, तिलक को कोट किया, पीवी काने को कोट किया, तो गांधी जी भाग गए. जब गांधी जी कहते थे नहीं मुझे कोई प्रूफ कर दे कि हिंदू धर्म ने जाति बनाई, अस्पृश्यता बनाई, तो मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा. और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब प्रूफ दिया तो गांधी जी चुप हो गए. यही गांधी जी की खासियत थी, मौन कैसे धारण करना. जब कोई आंसर नहीं हो तो क्या कर लो, मौन व्रत रख लो, मुंह बंद कर लो. तो मैं ये कह रहा हूं, क्या बात कह रहा हूं, जब गांधी जी क्विट इंडिया कह रहे थे, बाबा साहब न्यू इंडिया कहा और कहा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. भारत का पुनर्गठन करना है. क्या करना है? पुनर्गठन करना है. और दूसरा बाबा साहब का थीम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड. यानी भारत का पुनर्गठन, दुनिया की पुनर्रचना कैसे हो सकती है. बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका मार्ग दिया, उसकी फिलॉसफी दी, उसकी आइडियोलॉजी दी, और उसको मैं अम्बेडकरिज्म कहता हूं. उसको मैं अम्बेडकरिज्म कहता हूं. यही मेरा रिसर्च है, ये मेरा फाइंडिंग है, यही मेरा इन्वेंशन है. और इसलिए मैं अम्बेडकरिज्म पे अथॉरिटी हूं दुनिया के. क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड, अम्बेडकरिज्म और डॉक्टर अम्बेडकर इज नॉट अ स्लोगन. प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा रिपब्लिकन मूवमेंट, दलित मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट, ये स्लोगन पर चला, पर स्लोगन से आंदोलन कामयाब नहीं होते. इस बात को अच्छी तरह समझो. अम्बेडकरिज्म ये स्लोगन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ये स्लोगन नहीं, ये साइंस है. ये साइंस है. और ये केवल साइंस नहीं है. अम्बेडकरिज्म इज अ साइंस. इट इज अ सुपर साइंस ऑफ ह्युमॅनिझम. इट इज अ सुपर साइंस ऑफ ह्युमॅनिझम. हे फक्त विज्ञानच नाही, हे मानवतेचा सुपर विज्ञान होय. हा मानवतेचा सुपर विज्ञान होय. याला लक्षात घेणं आवश्यक आहे. तर भारताचं रिऑर्गनायझेशन कसं होणार आणि विश्वाची पुनर्रचना कशी होणार, हा खूप वास्ट सब्जेक्ट आहे. शॉर्ट मध्ये तुम्हाला समजवतो. शॉर्ट मध्ये कसं समजवतो? एक, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रिऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाचे थॉट. ते थॉट आहेत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
and policies of Ambedkarism. Constitution of India, policies of Ambedkarism and Dhamma, that is Buddhism. तीन बातों में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का थॉट है बाबा साहब अम्बेडकर का. एक, भारत का संविधान जो दुनिया में बेस्ट आहे बाबासाहेब आंबेडकरने बनाया ते आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. त्या कॉन्स्टिट्यूशनला आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचं आहे. त्याच्यामध्ये ह्युमन राईट्स आणायचे आहेत. हे सर्व मी अँटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ वगैरे सांगितले ते सर्वांना आपल्याला बनवायचे आहेत. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट तो है, लेकिन उसका इम्प्लिमेंटेशन वर्स्ट है. आणि त्याच्यामुळे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाला इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला प्रोसेस करावी लागेल. ती काय आहे कशी आहे मी सेकंड फेज मध्ये तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट. दुसरा, बाबासाहेब आंबेडकरांचा थॉट आहे पॉलिसीज ऑफ आंबेडकरिझम. पॉलिसीज ऑफ आंबेडकरिझम म्हणजे काय? आंबेडकरवादाची नीती. काय काय नीती आहे आंबेडकरवादाची? खूप मोठी नीती आहे, पण शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया. मोतीलाल नेहरू के पहले, गांधी जी के पहले, जवाहरलाल नेहरू के पहले, इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया. क्या कहा? कुछ मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, सुन लो. भारत में अगर गरीबी को समाप्त करना है, पॉवर्टी को समाप्त करना है, तो आपको भारत में औद्योगिकरण करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलायझेशन करना पड़ेगा. काय करावं लागेल तुम्हाला? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलायझेशन. भारतामध्ये तुम्हाला इंडस्ट्रियलायझेशन करावं लागेल. आणि सेकंड, ॲग्रिकल्चरला ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री बनवावं लागेल. काय बनवावं लागेल? ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री. पहिला थॉट बाबासाहेब आंबेडकरांचा. तीसरा थॉट आहे पॉवर्टी ॲबॉलिशनचा, की तुम्हाला इंडस्ट्रियलायझेशन, ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री आणि पॉप्युलेशन पॉलिसी. तुम्हाला पॉप्युलेशन कंट्रोल करावं लागेल. असा हा एक थॉट आहे बाबासाहेब आंबेडकरांचा पॉलिसीज ऑफ आंबेडकरिझमचा. दुसरा, बाबासाहेब आंबेडकरांनी दुसरा थॉट दिला की भारताचा अर्बनायझेशन व्हायला पाहिजे, भारताने सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करायला पाहिजे. आणि हे जे मी सगळ्या गोष्टी सांगतोय, बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले व्यक्ती होत भारतातले ज्यांनी ह्या सर्व गोष्टींना, ज्याच्यावर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाष्य केलं, विवेचन केलं आणि कॅटेगरिकली सांगितलं की जोपर्यंत तुम्ही भारतामध्ये हे करत नाही तोपर्यंत भारताची पुनर्गठना होऊ शकत नाही, पुनर्रचना होऊ शकत नाही. तर व्हॉट वॉज द थॉट ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर? दैट साइंस मस्ट कम इन इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब हम कह रहे हैं कि स्किल इंडिया. when बाबा साहब अम्बेडकर was the labor member, हम कह रहे डिजिटल इंडिया, हम कह रहे स्मार्ट सिटीज. बाबा साहब अम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे 42 से लेकर 46 तक, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था. भारत में ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है. बाबा साहब ने कहा था कि भारत को औद्योगिकरण अगर करना है, औद्योगिकरण क्यों करना है? पॉवर्टी समाप्त करना है, जीवन स्तर को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, लीजरफुल लाइफ करना है. उसके बगैर आप जो जीवन जी रहे ऐसे जो जानवरों जैसा जीवन है वो सुधरेगा नहीं. तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इंडिया रिक्वायर्स टूल्स मैन, कि भारत के लोगों को साइंटिस्ट की जरूरत है, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है. ये बाबा साहब अम्बेडकर का सेकंड थॉट, टूल्स मैन. तो स्किल इंडिया ये प्रोजेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर का है, इसको नाम दिया अभी स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज वगैरह वगैरह जो है. तो इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अर्बनाइजेशन होना चाहिए भारत के अंदर में. जब तक भारत में अर्बनाइजेशन नहीं होगा, ये गांव के अंदर आपका जीवन कभी नहीं सुधरेगा. पहले अर्बनाइजेशन करो, फिर गांव की एक अलग पॉलिसी भी बताई कि गांव को कैसे सुधारना चाहिए. बाबा साहब ने गांव को सुधारने के लिए कहा कि एटीट्यूड, आउटलुक ऑफ द विलेज जो है वो सुधारना होगा. कि गांव के लोग जो सालों साल इतने एक कुएं में रहे हैं मेंढक की तरह, उनके आउटलुक को जो है लाश करना पड़ेगा, फिर सारी पॉलिसीज को इम्प्लिमेंट करना पड़ेगा. तर बाबासाहेब आंबेडकर फर्स्ट पर्सन ज्यांनी म्हटलं कि कास्ट को अगर कमजोर करना है, भारत में जीवन को अगर सुखी बनाना है, तो शहरीकरण होना चाहिए. पहला थॉट, साइंस आना चाहिए, स्किल होना चाहिए. ये बाबा साहब अम्बेडकर का सेकंड सेट ऑफ पॉलिसीज है. थर्ड सेट ऑफ पॉलिसीज क्या है? जो लेबर पॉलिसीज एंड वेलफेअर पॉलिसीज है. क्या लेबर पॉलिसीज एंड वेलफेअर पॉलिसीज आपल्याला सर्व माहिती आहे. श्रमिकांसाठी आज इथे लेबर युनियन आहे, मला वाटते पगारीजींची, आपण लेबर फील्डचे लोक आहात. लेबर लॉस, लेबर राइट्स, 8 घंटे का काम, 1 डे हॉलिडे, मिनिमम वेजेस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कमीशन, ट्रायपार्टाइट लेबर डिसीजन मेकिंग बिटवीन द गव्हर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट अँड द लेबरर्स. हे जे सर्व पॉलिसीज आहे, मॅटर्निटी लीव, क्रेंचेस फॉर दी मदर्स,
जे बाल मुलं व्हायचे आणि महिला ऑफिसेसमध्ये जायची ते कुठे ठेवणार, त्यांच्यासाठी क्रेंचेस म्हणजे बेबी होम्स पाहिजे. ह्या सर्व ज्या लेबर राईट्स लेबर पॉलिसीज आहेत हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी फर्स्ट टाइम भारतामध्ये आणलं. बेवरेज प्लान, अगर कोई सोशल सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हो उनको मालूम होगा कि देयर वाज अ बेवरेज प्लान इन यूके, बट बेवरेज प्लान जैसा डिक्लेयर हुआ उसके एक महीने के अंदर और उसके पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ये थॉट था कि भारत के अंदर ये सब होना चाहिए. इट वाज द मैनिफेस्टो ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. आणि त्याच्याबरोबर प्रॉव्हिडंट फंड, इन्शुरन्स, पेन्शन, दॅट इज कॉल्ड द सोशल सिक्युरिटी, सोशल इन्शुरन्स अँड सोशल प्रोटेक्शन्स. हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा थर्ड सेट ऑफ पॉलिसीज आहे. व्हॉट इज द फोर्थ सेट ऑफ पॉलिटीज? जेंडर राईट्स. महिलांना अधिकार व्हायला पाहिजे. हिंदू कोड बिल सगळ्यांना माहिती आहे, मी जास्त एक्सप्लेन करणार नाही, पण महिलांना राईट्स नव्हते, प्रॉपर्टीमध्ये राईट्स नव्हते, मॅरेज करण्याचा स्वतःच्या इच्छेने राईट्स नव्हतं, डिवोर्स करण्याचा अधिकार नव्हतं, अडॉप्शनचा राईट नव्हतं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे सर्व राईट्स हिंदू कोड बिल मध्ये महिलांना दिले. आणि बाबासाहेब आंबेडकर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जे म्हणाले की जर भारतामध्ये तुम्हाला डेमोक्रेसी आणायची असेल आणि वोटिंग राईट आणायचं असेल तर फक्त पुरुषांनाच वोटिंग राईट देता कामा नाही, महिलांना सुद्धा तुम्हाला बरोबरीने वोटिंग राईट देणं गरजेचं. त्यावेळेस मोतीलाल नेहरू हे आपले परदादा यांचे कोणते राहुलचे, त्यांचा काही जेंडर राईट्सवर व्ह्यू नव्हता. आणि गांधीजी तर फक्त जाने दो गांधीजी तो एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में ही रहे. माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ म्हणून गांधीजी जान दो, आज सब्जेक्ट बेकार हो जाएगा. फिर मग हे झाली फोर्थ सेट ऑफ पॉलिसी. व्हॉट इज द फिफ्थ सेट ऑफ पॉलिसी? द फिफ्थ सेट ऑफ पॉलिसी ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर इज रिझर्वेशन. की या देशामध्ये SC ST OBC ज्यांना एक्सक्लूड केलं, ज्यांना डिस्क्रिमिनेट केलं हजारो वर्षे, त्यांना रिझर्वेशनने पब्लिक एम्प्लॉयमेंटमध्ये आणायचं जेणेकरून ते डिसिजन मेकिंग करू शकतील. हे फिफ्थ सेट ऑफ पॉलिसी आहे बाबासाहेब आंबेडकरांची. व्हॉट इज द सिक्स्थ सेट ऑफ पॉलिसी ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर? द सिक्स्थ सेट ऑफ पॉलिसी ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर इज लँड टू द लँडलेस, लँड टू द लँडलेस, होम टू द होमलेस. ह्या देशामध्ये लँड रिफॉर्म्स व्हायला पाहिजे जेणेकरून एकही लँडलॉर्ड आणि लँडलेस लोक राहू नये. ये सिक्स्थ पॉलिसी ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर है. ऐसे बाबासाहेब आंबेडकर की सेवेंथ पॉलिसी है. What is the seventh policy? Small states and second capital in India. Small states and second capital in India. की भारतामध्ये छोटे राज्य बनवण्यात यावे जेणेकरून भारतामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होईल, ते वायबल असतील. आणि याच्याबरोबर जी कम्युनल मेजॉरिटी आणि कम्युनल मायनॉरिटीचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह होईल. हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा सेवन सेट ऑफ प्लॅनिंग आहे. आणि याच्याबरोबर बहुजन जे आहेत त्यांनी हायर एज्युकेशन घ्यावं, त्याच्यासाठी एज्युकेशन पॉलिसी असावी, की पोस्टसाठी रिझर्वेशन, आणि याच्याबरोबर बहुजनांनी बुद्धिझम घ्यावं आणि पॉलिटिकल पॉवर कॅप्चर करावं जेणेकरून हा कॉन्स्टिट्यूशन आणि या सर्व पॉलिसीज इम्प्लिमेंट होऊ शकतील. हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा ब्रीफमध्ये रिऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाचा प्लॅन आहे. मी तुम्हाला साइंटिफिकली एक्सप्लेन करतोय. जर तुम्ही हे समझणार नाही तो कृपा करके मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ या पार्लियामेंट असेंबली में जाओ, चाहे मिनिस्टर बनो, आप सत्ता मिलेगी लेकिन आप इंडिया को चेंज समझ रहे. तो बाबा साहब का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की 7-8 सेट पॉलिसी है जिसको समझना होगा. वो तमाम पॉलिसीज क्या है, कैसा है, मैंने एक चॅप्टर लिखा है इसके अंदर में, न्यू इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर. याला तुम्ही वाचा, तुम्हाला क्लिअर समजेल. आणि त्याचा डिटेल हे डॉक्टर आंबेडकर प्लॅन आम्ही बनवलेला आहे. कोणता प्लॅन बनवलेला आहे? डॉक्टर आंबेडकर प्लॅन. माझा स्पष्ट मत आहे, अगर भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 136वें नंबर पर है, अगर जेंडर इंडेक्स में 129वें नंबर पर है, एजुकेशन इंडेक्स में 107वें नंबर पर है, अगर भारत हंगर का कैपिटल है, पॉवर्टी का कैपिटल है, माल नरिशमेंट का अगर कैपिटल है, अगर भारत 60 साल बाद भी आजादी के इस तरह का भारत है तो वो गांधी नेहरू प्लान की वजह से. कौन से प्लान की वजह से? और इसलिए भारत को अगर आपको सुपर पावर बनाना है, मैं सुपर पावर की थ्योरी उस तरह से नहीं कह रहा हूं कि हम दादागिरी करेंगे, पर भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना है, समृद्ध नेशन बनाना है, तो गांधी नेहरू प्लान की नहीं, गोलवलकर हेगड़ेवार प्लान की नहीं, बाबा साहब अंबेडकर प्लान की भारत को जरूरत है. And this is the Dr. Ambedkar plan that we have drafted. ओपन है, डिक्लेयर करतोय. अरे कहाँ तुम अपने पार्टियों की बात करते, छोड़ दो उनको, तो मैं बात ही नहीं करता, उनको भूल गया हूँ. अरे लाओ, कम्युनिस्ट पार्टी को लाओ, कांग्रेस को लाओ, बीजेपी को लाओ, मेरे आगे लाओ, यही ऑडिटोरियम में बैठाओ और बता दो कि इससे बेस्ट पॉलिसी देश के अंदर और किसी के पास नहीं. They do not have a policy. आणि बघा गव्हर्नमेंट बनायचीच आहे आता.
म्हणजे पगारीची असेंब्लीमध्ये जायचंच आहे. थिंकिंग बघा, हाऊ वी थिंक इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन व्हॉट वी थिंक. हाऊ वी थिंक इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन व्हॉट वी थिंक. आवर प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग. ऐसा नहीं कि हम चाहते नहीं, हम चाहते बहुत कुछ करें, लेकिन हमको सोचना नहीं आता. कैसे सोचना नहीं आता. आता तुम्ही बघा, पगाराची एमएलए म्हणजे असेंब्लीमध्ये जायचीच आहे. पगाराची तुम्हाला बंबई जाना है या दिल्ली जाना. दिल्ली. अच्छा, दिल्ली जाके ताली बजाओ एक बार. एक तो अम्बेडकर एमपी को जाएगा नहीं तो मेरे को मालूम है, क्योंकि हमारे बीके गायकवाड़ जी भी जीते थे यहाँ से. तो जब बीके गायकवाड़ जीते तो पगारे जी क्यों नहीं जीत सकती है नासिक से. जो है ये बात हो सकती है नासिक के अंदर, पर आपकी ताली अपनी बजी, इसलिए मैं आपको ठीक है. जब जाएंगे तब जाएंगे, 19 में जाए 24 में जाए. पण तुम्ही बघा, थिंकिंग बघा, अंदर से थिंकिंग बघा कि गवर्नमेंट आंबेडकराइट गवर्नमेंट बनने की है, आंबेडकराइट सरकार बनने की है. लेकिन आंबेडकराइट सरकार बनने के पहले आंबेडकरिज्म की पॉलिसी गवर्नमेंट की पूरी तैयार है. ये जो है वो अहमद का शिक्षण है. इसलिए नहीं वन थिंग. सो रिऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया ही गोष्ट आपल्याला करावं लागेल. वन पॉइंट. सेकंड इज द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड. बाबासाहेब ज्याला म्हणाले रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, त्याच्यात 4 गोष्टी आहेत. आवर्जून लक्ष द्या. मग परत म्हणणार की डॉक्टर आंबेडकर ऐसे, डॉक्टर आंबेडकर वैसे, कॉन्स्टिट्यूशन. नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. दिस इज अबाउट डिस्कसिंग द ग्रेटेस्ट फिलॉसॉफी अँड पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड. काय रिऑर्गनायझेशन ऑफ द वर्ल्ड मध्ये शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगतो. 4 गोष्टी आहेत बाबासाहेबांच्या रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड मध्ये. 4 गोष्टी आहेत. काय गोष्ट आहे? पहिला, डेमोक्रेसी अँड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर. डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर. दूसरा आहे लेबर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. तीसरा आहे मॉडर्न वर्ल्ड. चौथा आहे न्यू वर्ल्ड. 4 गोष्टी आहेत. काय 4 गोष्टी आहेत? पहिला की देशामध्ये, विश्वामध्ये डेमोक्रेसी म्हणजे लोकशाही पाहिजे, आणि फक्त लोकशाहीच नाही तर विश्वाचा जो ऑर्डर आहे म्हणजे व्यवस्था आहे ती लोकतांत्रिक पाहिजे. दॅट इज द फर्स्ट थॉट ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर. And when we are discussing democracy, just let not confine ourselves to political democracy or parliamentary democracy. आम्हाला फक्त पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीवर विचार करून चालणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 8 डेमोक्रेसीच्या थॉट आहेत. दे आर व्हेरी ब्युटिफुल. कोणी पॉलिटिकल आणि मॉरल फिलॉसॉफर झाला नाही. लिंकन झाला नाही, सॉरी येस लिंकन झाला नाही, वॉल्टर बेगेहॉट झाला नाही, किंवा प्रोफेसर जोड झाले नाही. बाबासाहेब आंबेडकर पहिले पॉलिटिकल थिंकर आहेत, पॉलिटिकल फिलॉसॉफर आहेत, ज्यांनी 8 डेमोक्रेसीची संकल्पना दिली. कोणत्या डेमोक्रेसीज आहेत? एक, पॉलिटिकल अँड पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी. सेकंड, सोशल डेमोक्रेसी. थर्ड, इकॉनॉमिक डेमोक्रेसी. फोर्थ, लेबर डेमोक्रेसी. फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. सिक्स्थ, इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी. अँड सेवन्थ इज द मॉरल डेमोक्रेसी. म्हणजे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकॉनॉमिक डेमोक्रेसी, लेबर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी एंड मॉरल डेमोक्रेसी. बाबासाहेब आंबेडकर एकमात्र फिलॉसॉफर आहेत, पॉलिटिकल फिलॉसॉफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आहेत, जे म्हणाले की फक्त तुम्ही वोट देने का अधिकार देने से, वन मैन वन वोट वन वैल्यू देने से, पार्लमेंटरी संसदीय लोकशाही आणल्याने फक्त लोकशाही येत नाही. त्याच्यासाठी 8 लोकशाहीची प्रस्थापना तुम्हाला करावी लागेल, आणि विश्वामध्ये असा लोकतांत्रिक ऑर्डर तुम्हाला बनवावा लागेल. आणि पर्टिक्युलरली बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रॅक्टिकल स्टेप उचलली होती. काय स्टेप उचलली होती? सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या वेळेस कि हम हिटलर से लड़ने जाएंगे जर्मनी में. क्यों जाएंगे? क्योंकि हिटलर जीत गया तो डिक्टेटरशिप आएगी, और हम नहीं चाहते कि डिक्टेटरशिप आए. हम चाहते दुनिया में डेमोक्रेसी आए, और इसलिए हम हिटलर से लड़ेंगे. अगर गांधी और कांग्रेस नहीं कर लड़ना चाहती तो कोई बात नहीं, हम जाके लड़ेंगे हिटलर के साथ में. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रॅक्टिकल स्टँड होता. दूसरा, लेबर अँड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. काय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आहे बाबासाहेब आंबेडकरांचा? ज्याला आपण ग्लोबलायझेशनचे चॅलेंजेस म्हणतो, ज्याला आपण कॅपिटलिझमचे चॅलेंजेस म्हणतो. काय म्हणतो कॅपिटलिझम आणि ग्लोबलायझेशनचे चॅलेंजेस? के विश्वामध्ये वेज स्लेव्हरी सिस्टम आहे. काय सिस्टम आहे? वेज स्लेव्हरी सिस्टम. म्हणजे काय आहे? जे श्रम करतात ते गरीब आहेत, आणि जे श्रम करत नाही ते श्रीमंत आहेत. दिस इज द वेज स्लेव्हरी सिस्टम. बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे मत होतं की
हे वेस्ट स्लेव्हरी सिस्टम श्रमिकांनी संपवणं हेच त्यांचं आयडियल असायला पाहिजे. आणि समता, स्वतंत्रता, बंधुताच्या आधारावर विश्वाची आणि वैश्विक समाजाची पुनर्रचना जेव्हा होईल तेव्हा नवीन वैश्विक व्यवस्था बनेल ज्याच्यामध्ये एक्सप्लॉयटेशन राहणार नाही, डिस्क्रिमिनेशन आणि डेप्रिवेशन राहणार नाही. हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्डचा सेकंड थॉट. थर्ड थॉट काय आहे बाबासाहेब आंबेडकरांचा? मॉडर्न वर्ल्ड. जॉन रॉल्सच्या पूर्वी, जॉन रॉल्सचं नाव ऐकलं काय कुणी? जॉन रॉल्स, द पॉलिटिकल फिलॉसॉफर, थिअरी ऑफ जस्टिस. जॉन रॉल्सच्या 40 वर्षापूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर पहिले फिलॉसॉफर आहे जे म्हणाले की तुम्हाला जर आधुनिक जगत बनवायचं असेल तर तो जगत फक्त न्यायाच्या आधारावर, जस्टिसच्या आधारावर बनू शकतो. आणि म्हणून आधुनिक जगत जस्टिसच्या आधारावर बनवण्यात यावं. आणि जोपर्यंत न्यायाची प्रस्थापना होत नाही तोपर्यंत विश्वामध्ये शांती होणार नाही, शांती येणार नाही. हे मॉडर्न वर्ल्डचं थिंकिंग आहे बाबासाहेबांचं. आणि न्यू वर्ल्डचं थिंकिंग आहे की हे जर सर्व तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्हाला माइंड चेंज करावा लागेल. आणि तो माइंड मॉरॅलिटीच्या आधारावर असावं, सायन्सच्या आधारावर असावं, समता, स्वतंत्रता, बंधुताच्या आधारावर असावं, कल्याणाच्या आधारावर असावं. आणि त्याच्यासाठी धम्माची आवश्यकता आहे विश्वाला. हे न्यू वर्ल्डचं थिंकिंग आहे. असं बाबासाहेब आंबेडकरांचं रिऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, हे 2 मेजर थॉट्स आहेत. आता मला तुम्ही सांगा, गांधी की तो बात ही मत करो. फिर बोलता हूं, इनका तो नाम भी लेना बेकार है, गोलवलकर और किसका, सावरकर, हेगड़ेवार का. तो आप मुझे अब बता दो, दुनिया में कौन सा ऐसा मॉरल और पॉलिटिकल फिलोसोफर हुआ, कौन सा ऐसा ग्रेट लीडर हुआ, कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी हुआ जिसने भारत को ही नहीं दुनिया को बदलने का रास्ता दिया, तत्वज्ञान दिया? क्या वो कार्ल मार्क्स है, वॉल्टायर है, राउसू है, रॉल्स है, नेगल है, या वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है? इसका जवाब दो आपने. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर is now the philosopher of the world. He is the modern Buddha. और इस मॉडर्न बुद्ध के मार्ग से ही दुख निवारण अब दुनिया में होगा. मेंटल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड चेंज होगा. ये अम्बेडकरिज्म है, इसको हमें समझने की जरूरत है. आता तुम्ही म्हणाल यार मानकर सर ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, आधी तो सीट खाली हो गई. बराबर है कि नहीं? एक भूख लागली असेल या पेट ज्यादा भर गया होगा, दोनों हो सकता है, जे भी हो. पण आता हे जे आंबेडकरिझम आहे हे युनिव्हर्सल आयडियोलॉजी आहे, युनिव्हर्सल फिलॉसॉफी आहे. हे रिऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्डचं प्रोजेक्ट आहे. हे काही फक्त तुमची चळवळ वगैरे नाही. चळवळ 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 से कुछ होता नहीं है. तुम्ही चळवळ चालवली आणि वळवळ चालू आहे. हे चळवळीचा विषय नाही, हे क्रांति का विषय है. किसका विषय है? लेकिन ये ऐसी क्रांति है जिसमें एक भी खून गिरने वाला, ये ऐसी क्रांति है जिसमें मेंटल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. किसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? मानसिक जगत आणि भौतिक जगत. तर आता याला आपण कसं करू? मी तुम्हाला भारतापुरती सांगतोय, भारताच्या समोरचा मी सांगत नाही तो और आधी चेअर खाली हो जाईल. तर मी तुम्हाला सांगतोय बेसिक 5 गोल 5 मूवमेंट, इसको करना है. क्या 5 गोल है? बलवंत निशाम जी ने आपको बताया, कार्यान्वयन संघ के ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने बताया. 5 गोल्स ऑफ अम्बेडकरिज्म रिपीट कर दो तरी. समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जर तुम्हाला यथार्थ आणि मिनिंगफुल बनवायचे असेल तर कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स आणि सेफगार्ड्स पाहिजे. पहिला गोल ऑफ आंबेडकरिझम. सेकंड गोल ऑफ आंबेडकरिझम काय? सेकंड गोल आहे एनालिशन ऑफ कास्ट अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ आयडियल डेमोक्रेसी, आयडियल सोसायटी. म्हणजे जातीपातीचा बीजनाश करून तुम्हाला आदर्श समाजाची निर्मिती करायची आहे, त्याला आपण सोशल डेमोक्रेसी सुद्धा म्हणू शकतो. व्हॉट इज द थर्ड गोल ऑफ आंबेडकरिझम? कास्ट इकॉनॉमी आणि क्लास इकॉनॉमी. म्हणजे जातीची अर्थव्यवस्था आणि वर्गाची अर्थव्यवस्था याला बदलून आर्थिक लोकशाही आणायची आहे. 1 मॅन 1 वोट 1 वोट 1 व्हॅल्यू नाही, 1 मॅन 1 डॉलर 1 डॉलर 1 व्हॅल्यू व्हायला पाहिजे. कळलं? इकॉनॉमिक डेमोक्रेसी आणायची आहे. चौथा गोल काय आहे? सर्वांना माहिती आहे की बहुजन समाजाला शासनकर्ती जमात बनवायची आहे, पण कशासाठी? माणुसकीसाठी, ह्युमॅनिझमसाठी. आणि 5वा गोल आहे आंबेडकरिझमचा प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारताची निर्मिती. आता तुम्ही लक्षात घ्या, हे 5 गोल्स आहेत. ह्या 5 गोल्सला आपण कसं अचीव करू याला लक्षात घ्या. तुम्ही ऑर्गेनाइजर साथ, कैडर साथ, वेल विशर साथ, ये नए लोगों के लिए टॉक नहीं है, ये टॉक है इंटेलेक्चुअल्स के लिए. किसके लिए टॉक है? और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो उसको समझेगा, और जो एजुकेटेड क्लास है वो इसको नहीं समझेगा. हम इंटेलेक्चुअल क्लास अगर है तो उसको समझेंगे, अगर एजुकेटेड क्लास है तो समझेंगे.
हे पीएचडीच्या समोरचा वर्ग आहे, 4थी कक्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा वर्ग। म्हणून आज मैं एक्सक्लूसिवली बोलतोय क्योंकि ऐसा मौका आता नहीं, जनरल प्रोग्राम होते फिर मेरे को बड़ा समझा के बोलना पड़ता है, पण आज ऐसा मौका आहे की अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, म्हणून मी बोलतोय। ह्या गोष्टी परत बोलणार नाही, पब्लिक प्रोग्राम में ऐसे भाषण नहीं दे सकता मैं। तर हे 5 गोल्स ऑफ आंबेडकरिझम याच्यासाठी 5 चळवळी आहे, ते बलवंत मेश्राम सरांनी तुम्हाला सांगितलं। पहिली चळवळ काय, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अँड सेफगार्ड्स मूवमेंट। दुसऱ्या लक्ष्यासाठी दुसरी चळवळ आहे अबॉलिशन ऑफ कास्ट अँड सोशल डेमोक्रेसी मूवमेंट। तिसऱ्या गोलसाठी तिसरी चळवळ आहे नॅशनल ओनरशिप मूवमेंट। चौथ्या गोलसाठी चौथी चळवळ आहे बिकमिंग अ गव्हर्निंग क्लास मूवमेंट। पाचव्या गोलसाठी पाचवी मूवमेंट आहे कन्वर्शन अँड धम्मदीक्षा मूवमेंट। हिंदीमध्ये मराठीमध्ये सांगतो, संविधानिक अधिकार एवं संरक्षण आंदोलन, जाति तोड़ो समाज बनाओ। जाति तोड़ो समाज जोड़ो नहीं, जोड़ने से नहीं होगा, एनालिसिस ऑफ कास्ट करना पड़ेगा। जिस आदमी ने कहा कि मैंने 20 बार एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि उनको एनालिसिस ऑफ कास्ट नहीं समझा है और उनको पूरा पैट भी नहीं समझा है। आज मैं बोल रहा हूं इस धरती से, नासिक के, और उसके पीछे कुछ संदर्भ इसलिए बोल रहा हूं। तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो नहीं, जाति तोड़ो समाज। दूसरा आंदोलन। तीसरा आंदोलन है भारतीय भागीदारी आंदोलन, आरक्षण से मालकियत तक। चौथा आंदोलन है शासन करती जमात बनो आंदोलन, और पांचवा आंदोलन है धर्मांतरण एवं धम्मदीक्षा आंदोलन। अब ये 5 गोल्स के लिए 5 मूवमेंट्स करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करिए, इसको 2 काम में आप ध्यान रखो। सिंपल कर देता हूं आपके लिए, सरळ कर दो, कारण कॉम्प्लेक्सिटी लीड्स टू कन्फ्युजन। मला माहिती आहे की तुम्हाला सिंपल करून सांगावं लागेल। काय सिंपल करून सांगतो, 2 काम करना है हमको, काम करना है। क्या करना है, काम, बात नहीं, स्लोगन नहीं, बात नहीं, काम करना है। 2 काम करना है। क्या काम करना है, 1 भारत को बौद्धमय बनाना है, भारत को बौद्धमय बनाना है। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं, मैं इधर उधर वाया जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। दिल्ली जाना तो पहले बैतूल जाओ, फिर बैतूल से फिर झांसी जाओ, फिर झांसी से और भोपाल आओ, फिर भोपाल से और रीवा जाओ, फिर रीवा से और कहीं लखनऊ जाओ, फिर लखनऊ से फिर और कहीं इटावा जाओ, फिर इटावा से जो है गुड़गांव जाओ, और गुड़गांव से दिल्ली जाओ। ये मेरा रास्ता नहीं है। अगर मुझे दिल्ली जाना तो मैं नासिक से सीधा भुसावल होते सीधी ट्रेन निकालूंगा, कहाँ तक, और मनमाड़ पे तो बिल्कुल रुकने नहीं। तो बढ़ून जो है सीधा रास्ता है, मैं सीधा बोलता हूं, और इस सीधा बोलने से रेवोल्यूशन आएगा। भारत को बौद्धमय बनाना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, अंबेडकराइट गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, पॉलिसी ऑफ आंबेडकरिझम लागू करने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। आता तुम्ही म्हणणार कसं होईल, काय होईल, तो तुम्हाला आणखीन सिंपल सांगतो, और मैं आपको बता रहा हूं ये दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द मूवमेंट, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ आंबेडकराइट मूवमेंट। आणि का गोल्डन पीरियड है मैं तुम्हाला सांगतो। अभी हिस्ट्री बनने वाली है और इसको अच्छे से समझो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भवितव्य किए ऑलमोस्ट ऑल सही हुए हैं, और बाबा साहब को पढ़ के ये मैं बता रहा हूँ कि आने वाले 20 साल में इंडिया में हिस्ट्री बनेगी, और वो हिस्ट्री कोई नहीं बनाएगा, वो हिस्ट्री हम बस बनाएगा, और इस देश के आंबेडकर बनाएगा। कसं सांगतो तुम्हाला, सिंपल सांगतो मी, तुम्हाला सांगितले ना, ये हार गए। हारा हुआ आदमी ज्यादा चिल्लाता है, डरा हुआ आदमी ज्यादा चिल्लाता है। जो चोर है वही कहता है मैंने चोरी नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, इसलिए वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी। अरे तुम बाहर से है ना, भगोड़ो, तुम कहाँ के राष्ट्रवादी, तुम इंडिजिनस थोड़ी, इसलिए बोलता नहीं हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र है। साइकोलॉजी समझो, क्या समझो, माइंड गेम है ये। क्या है, माइंड गेम। ब्राह्मणिज्म इज अ माइंड गेम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ब्राह्मणिज्म इज अ माइंड गेम, कुछ नहीं है, अच्छे से समझो। आपको मैं बता रहा हूं, भारत के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। ये आपका जो कर रहे हैं ये सब चिल्लाने वाली बात है। अभी बिहार इलेक्शन हार गए, अब क्या करेंगे, बोलेंगे तो पाकिस्तान से लड़ाई करते हैं, ठीक है, इसकी तैयारी, क्योंकि यूफोरिया लाना है, नहीं तो फिर मंदिर का उठाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल बोला ये अपने बम्बई में बोला मैंने, अरे यार वो जिस आप अयोध्या की बात करते हो ना, वो राम की है ना रहीम की है, वो तो हमारे बुद्ध का साथ है। वो राम की है ना रहीम की है, वो बुद्ध की है, और बुद्ध का साकेत है ना, वहाँ बाबरी मस्जिद है ना, तो वहाँ पर राम का मंदिर है। राम कहाँ पैदा हुए अब जाकर ढूंढो, उनकी हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि वो बुद्ध का साकेत है। ये बात मैंने कल कहा, वो मेरे जन्म को रिपीट कर रहा हूँ।
और कल बंदे जी लोग पे थोड़ा मैंने उनको भी इंस्पायर किया, थोड़ा बंदे जी को इंस्पायर किया। बोला बंदे जी उठो, जाओ सुप्रीम कोर्ट में केस डालो और केस डाल के जरा करो इसका, ठीक है, लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं इसमें, समझ रहे? मैं कह रहा हूँ ये हार गए, आप अच्छे से समझ लो। RSS हार गया है, उसको कंस्टेंट आ गया। क्या कंस्टेंट आ गया मैं बता रहा हूँ। एक, हिंदुत्व करने के बावजूद भारत में हिंदुत्व को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये आइडियोलॉजिकल कंस्टेंट है। दूसरा, 90 साल की कवायद करने के बाद डेली हाफ पैंट डाल के, लाठी उठा के, और मैं बोलता था यार शर्म करो, बच्चा 20 साल का होता है फुल पैंट पहनता है, तुम 90 साल के हो रहे अभी तक हाफ पैंट बोलना। और मैं जो बोलता हूँ ना इनको मालूम पड़ता है, तो आप बोलते हैं हम यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, आप बोलते हैं हम यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। मैंने तो पहले ही यूनिफॉर्म चेंज कर दिया, देखो मैं सूट बूट पे आ गया। करना क्या? अरे यार कौन से दुनिया में रह रहे हैं आप, में वैदिक एज में थोड़ी जी रहे हो। अभी आप 21वीं शताब्दी में मॉडर्न एज है, तो सुधर जाओ थोड़ा सा। तर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा रेवोल्यूशन ला लिया, ऐसा रेवोल्यूशन लाया, मैं आपको दावे से कहता हूँ अब काउंटर रेवोल्यूशन देश में नहीं हो सकता। आप अच्छे से समझ लो, समाज को डराओ मत, पिछगाड़ी मत करो, सतर्क रहो लेकिन डराओ मत। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 3600 साल की वैदिक ब्राह्मणिक व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया, और अब वो संविधान मानव के आधार पे है, समता स्वतंत्रता बंधुता के आधार पे है, लोकतंत्र के आधार पे है, रिजर्वेशन के आधार पे है। वो संविधान के फाउंडेशन को अब इंडिया में और वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी की मजबूरी नहीं होती पार्लियामेंट में बोलने। नहीं, अगर हम संविधान बदलने की बात सोचते हैं तो आत्मघाती होगा। रे बाबा, शिला लक्षात आला रे बाबा, इतना बड़ा सुसाइड तो कर लिया बेचारी, उसको वहां छोड़ दिया जहां भी छोड़ा। और अभी 70 साल, फिर 70 के तो होने 67 के, पर जब होश संभाले होंगे 20 साल 21 साल से 50 साल तो खराब कर दिया। अभी कहते बाबा साहब, और मैं जिस गांव में पैदा हुआ, अब जो गांव में पैदा हुआ बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे। तो मैं कहा यार 50 साल तो गए, 50 साल बाद समझ में आएगा यार ये तो मेरे बुद्धिस्ट थे पड़दादा, समझ रहे? जो भी हो, सद्बुद्धि आए, मंगल हो, कल्याण हो। और ज्यादा नहीं समझता हूँ तो गोविंदा जी के शिविर में जाके बैठा, ठीक है? हमको बैठने की जरूरत नहीं, हमको आंख बंद करने की नहीं, खोलने की जरूरत है। तो इसलिए लक्षात द्या, भारतामध्ये कॉन्स्टिट्यूशनचा जो ऑर्डर आहे तो चेंज होऊ शकत नाही। पहिली गोष्ट, भारताला जर सिक्युरिटी काउन्सिल मध्ये जायचं आहे, विश्वामध्ये डेव्हलप कंट्री बनायचं आहे, तर भारत ह्यूमन राइट्सचा वायलेशन करू शकत। अभी कोई गोली वोली नहीं चला सकता, गुजरात नहीं हो सकता, ही नहीं, छोटा मोटा होगा, कोशिश करेगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। डरना नहीं। आप डरते हो क्या? पक्का? कोरेगांव याद दिलाओ, कोरेगांव याद दिलाओ क्या? दिलाने की जरूरत है? कैसे 500 लोगों ने कितनों को हराया बताओ क्या? वो 1 जनवरी के, अभी नहीं बोलता 1 जनवरी, समझ गए? तो ह्यूमन राइट्स का ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है, ग्लोबलाइजेशन का ऑर्डर है। भारत में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा तो भारत डेवलप कंट्री बन, समझ रहे? तो 3 फोर्सेस है और ये गोल्डन टाइम है हमारे। अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता, रिजर्वेशन चेंज नहीं हो सकता, हाँ इंप्लीमेंटेशन कम ज्यादा करेंगे लेकिन चेंज नहीं कर सकते। यानी जो वैदिक ऑर्डर था, ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, जिसको मैं BSO कहता हूं, HSO कहता हूं, वो फिर से वैसा वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस पीरियड में अगर हमने अम्बेडकरिज्म के सुपर फोर्स को लगा दिया तो मैं दावे से कहता हूं कि 20 साल के अंदर इंडिया चेंज होता है। ये बात मैं आपको, विदिन 20 years we can change India। आणि म्हणून प्लान बनवताना 2006 to 2036 फ्रॉम द 50 years of the धम्म दीक्षा गोल्डन जुबली टू द 100th centenary of annihilation of caste, हे कॅल्क्युलेशन सायंटिफिक आहे, हे हायपोथेटिकल कॅल्क्युलेशन नाही। आता आम्ही 2015 मध्ये आहोत, 16 मध्ये आलो, सॉरी, और 2016 से हम 2036, 20 साल है। मैं दावे से कह रहा हूँ 20 साल में इंडिया चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आप समझ लो। 4 एक्शन करना है। कितने एक्शन करना है? 4 एक्शन करना है। कौन सी 4 एक्शन करना है? एक, भारत के अंदर पहली एक्शन करना है कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज। भारत जो चल रहा है ना, ये भारत कैसे चल रहा है इसको समझो। हम लोग फिलॉसफी की बात बहुत करते हैं, स्लोगन बहुत लगाते हैं। मैंने बार बार कहा, जितना रिलीजन, कल्चर को, फिलॉसफी को हम डिस्कस करते हैं, उससे ज्यादा 5 चीजों का स्टडी करना चाहिए।
कौन सी 5 चीजों का स्टडी करना चाहिए? रिपीट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, लॉ, पॉलिसी, सिस्टम्स एंड ऑर्डर्स. 5 गोष्टीचा अध्ययन करायला पाहिजे प्रॅक्टिकली. अगर दुनिया को चलाना है, अंडरस्टैंड करो, भारत का संविधान ये प्रधानमंत्री पर भी बाइंडिंग है, ये राष्ट्रपति पर भी बाइंडिंग है, ये शंकराचार्य पर भी बाइंडिंग है और आपके बंदे जी पर भी बाइंडिंग है. उसके बाहर कोई नहीं है. पार्लियामेंट ने बनाया, सॉरी संविधान ने बनाया, पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका. ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है. इसके अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज है और इंस्टीट्यूशंस है. तो इस तरह से सिस्टम चलता है. तो पहला काम करना होगा, संविधान, मानवाधिकार, पॉलिसीज और लॉ, ये 4 चीजों के ऊपर हमको एक्शन करना होगा. बात नहीं कर रहा हूं. महाराष्ट्राचे लोक खूप भावनिक आहे. वामनदादा कर्डक होते, मी त्यांना प्रणाम करतो. पर वामनदादा कर्डकाच्या त्या कवितेला मी म्हणजे मी त्याला मेमोराइज करतो, मी नेहमीच बोलत असतो. पण मी ह्या गोष्टीशी एग्री करत नाही. कोणत्या गोष्टीशी एग्री करत नाही? ज्या कोणी कवीने लिहिलं असेल, खूप सुंदर लिहिलं, भावनेसाठी खूप चांगला आहे, पण रेव्होल्युशनसाठी चांगला नाही. भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, इसकी आहे, करेक्ट आहे. पण हे शिल्पकारने जे शिल्प बनवलं त्याला कसं इम्प्लिमेंट करायचं हे कवीने सांगितलं नाही. पॉइंट नंबर 1. म्हणून ह्या कविताने तुमचा गायडन्स होण्याच्या पेक्षा तुम्ही जास्त मिसगाइडेड होऊ शकता. दुसरी कविता, दुसरं गाणं. घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी, घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी. भावना खूप चांगली आहे, पर डॉक्टर अंबेडकर कैसे पैदा होने वाले? समझ रहे हैं? भावना चांगली है पर होने वाले नहीं. इसलिए साइंटिस्ट जैसा सोचना चाहिए. कैसा सोचना चाहिए? साइंटिस्ट जैसा. भावना बहुत है, महाराष्ट्र के लोग बहुत इमोशनल है, मुझे मालूम है, इमोशन अच्छा है, बट डोंट फॉल इन लव विद डॉक्टर अम्बेडकर. डॉक्टर अम्बेडकर का प्यार दिल से नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर से सही प्यार करना है तो कहां से करो? दिल रखो. मैं ये नहीं कहता दिल मत रखो. इमोशन और इंटेलिजेंस की गांठ होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस आना चाहिए. तर 4 ऍक्शन्स में पहिली ऍक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्युमन राइट्स, लॉज अँड पॉलिसीज, त्याच्यावर ऍक्शन करावं लागेल. आरटीआई करावं लागेल, पेटिशन करावं लागेल आणि रिट पेटिशन्स करावे लागेल. जरूरत पडती तो संयुक्त राष्ट्र में भी जाना पडेल. पहिला पॉइंट. आणि आता तुम्हाला आज बोललो, मी इकडे डिक्लेअर केलं, आता प्लान करणार आहे एक. अभी आपके एनएमसी के लिए, आपके एनएमसी है ना, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अरे यार, आप तो इनके जुड़वा भाई हो, नागपुर वालों के. उनकी भी एनएमसी है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आपकी भी एनएमसी है, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आप ताली बजाओ, मनमाड़ से गाड़ी जरूर जो है. दोनों एनएमसी के ऊपर में आंदोलन, एक नागपुर में चालू कर दिया एनएमसी को. और मैं अभी बोल के आया हूँ कि हम 6 महीने के अंदर एनएमसी को झुकाएंगे और म्युनिसिपल, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समानता से डेवलपमेंट होना चाहिए नासिक में, वो हम यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर से कराएंगे. और राज ठाकरे जी से कह रहा हूँ, 12 बजे मत सो के उठो, विजय मानकर आ गया, सुबह सुबह उठो, आपको तो उसका मैं अभी प्लानिंग बताऊंगा. उस पर हम एक पहले चार्टर करेंगे, चार्टर के बाद जन आंदोलन करेंगे, उसके बाद आरटीआई करेंगे. वार्ड की समस्या तैयार रखो. सारे नासिक के वार्ड में जितनी समस्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वार्ड नंबर 100 तैयार रखो. 3 कॉपी बनाओ. एक एपीआई के रिकॉर्ड के लिए बनाओ, एक म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए बनाओ, एक जोनल ऑफिस के लिए बनाओ, एक खुद के पास रखो. और 6 महीने के अंदर मैं देखता हूं कि इस नासिक में बगैर एपीआई के एक कारपोरेटर के कैसे नासिक में 25% सुधार नहीं आता, ये मैं आपको. कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज पे एक्शन कैसी की जाती है आपको सिखाऊंगा. पहला एक्शन चालू होगा एनएमसी के ऊपर, करना. फिर स्टेट और इंडिया में होगा, वो तो मैं सिखाऊंगा ही आपको, लेकिन पहले एनएमसी से सिखाता हूं आपको. और आपकी गाड़ी मनमाड़ से छूटेगी. यस सर. क्योंकि 2 एनएमसी में चालू हो गया. नागपुर एनएमसी में चालू हुआ, आमसा नागपुर, समान स्मार्ट नागपुर. अभी हम नासिक में बोलेंगे आमसा नासिक, समान स्मार्ट नासिक, दोनों का सेम. आवर नासिक इक्विटेबल
स्मार्ट नासिक, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ बिल्डिंग रहेगी, एक तरफ बिजनेस रहेगा और दूसरी तरफ झोपड़ी रहेगी। अब ये नहीं चलेगा। अगर हमारी झोपड़ी अगर बिल्डिंग नहीं बनी तो हम आपके बिल्डिंग में आपको चैन से नहीं सोने देंगे। और ये आदिवासी लोग आए ना, मुझे प्यार है आदिवासियों से। मैंने छत्तीसगढ़ उड़ीसा में सबसे ज्यादा काम किया 5वीं सूची पे। अब मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के अंदर में 5वीं सूची कैसे नहीं लागू होती, ट्राइबल सब प्लान कैसे लागू नहीं होता। ये सारी बातों को मैं देखने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको काम करना है, पहला एक्शन करना है। कौन सा एक्शन करना है? एक्शन। जेम्स बॉन्ड 007 लक्षण आ रहा है तुम्हारा? एक्शन। बात नहीं करने का, भाषण नहीं, समझ रहे आप? भाषण बंद, एक्शन चालू। दूसरा क्या करना है? जन आंदोलन। काय करायचं आहे? जन आंदोलन। ते जन आंदोलन, ते जन आंदोलन। पण जन आंदोलन कैसे? माओवादी जैसा नहीं, माओवादी आंदोलन फेल हो गया वैसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, डेमोक्रेटिक मेथड से। देश के 20 राज्यों में 500 जिलों में एक साथ 500 लोग अगर खड़े हो तो 2.5 लाख लोग होते हैं। अगर 12 महीने में हम 12 बार भी खड़े हो जाए देश की समस्या और उसके सोल्यूशन पर, उस पर पिटीशन करें इंडियन स्टेट को, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज हो, और उसके ऊपर जन आंदोलन करे, तो मैं दावे से कहता हूं कि देश की कोई सरकार, कोई व्यवस्था हमारी आवाज को इस देश में दबा नहीं सकती और उसको हम 25% चेंज कर सकते हैं जन आंदोलन। सेकंड एक्शन। तीसरा एक्शन क्या करना है? धम्म दीक्षा। क्या करना है? आणि मला आनंद है गोष्टी, कारण मैं इसके मर्म को समझता हूं। लोगों ने कहा हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब बुद्धिस्ट होंगे। मैं कहा यार आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे तब तक क्या आप हमको उस नर्क में रखोगे? समझ रहे? और आप प्राइम मिनिस्टर तो बनोगे नहीं, ये मालूम है। तो इसलिए जो है बाबा साहब का ये रास्ता नहीं, उन्होंने क्लियर कहा था कि राजनीतिक सत्ता और धम्म का कोई संबंध नहीं है। और बुरा मत मानिए, हमारे बीके गायकवाड़ जी का और हमारे उस समय के शेड्यूल कास्ट के कुछ लीडर्स थे, उनका भी ये कंफ्यूजन था। बाबा साहब को उन्होंने कहा था 57 में इलेक्शन आ रहे, बाबा साहब आप धर्मांतरण करो लेकिन इलेक्शन के बाद करो। तब बाबा साहब ने शाम होटल के अंदर 11 तारीख 12 तारीख को कहा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लीडर्स को कि कृपा करके आप मुझे बताओ कि राजनीति का और धम्म का क्या संबंध है, काय संबंध आहे धर्माचा आणि राजकारणाचा? कोणी उत्तर देऊ शकला नाही। मग बाबासाहेब म्हणाले अगर आपको धम्म दीक्षा लेना है या नहीं लेना है मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन 35 साल के मेरे स्टडी के बाद दुनिया में इस बात पे मैं कन्विंस हूं कि बगैर धर्मांतरण के हमारी मुक्ति नहीं होगी, बाबासाहेब म्हणाले। आणि तीसरी गोष्ट बाबासाहेब म्हणाले कि जिसको धर्मांतरण नहीं करना है मुझे क्रॉस करके जाओ। दरवाजे में खड़े हुए बाबा साहब, और एक की भी हिम्मत नहीं हुई बाबा साहब को क्रॉस करने, क्रॉस कर भी नहीं सकते थे। जिन्होंने बाबा साहब को नहीं माना उनको दुनिया में कुत्ता नहीं पूछता। जो राव साहब ठहरे, जी गवई और नासिक के रणखांबे और जादव लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास पैसा है, हमने बाबा साहब को नहीं माना उस समय में। मैं आपको कहता हूं आपके पास में अगर 10 करोड़ भी होगा तो भी दुनिया में आपको कुत्ता नहीं पूछ सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने माना, अरे वो तो सूरज है, उसके ऊपर कोई थूक नहीं सकता। अगर थूकने जाओगे तो थूक वापस आएगी, जल जाओगे। और जिसने बाबा साहब को माना, जिसने गांधी को माना, वो धोती और लंगोटी पे आ गए, और जिसने बाबा साहब को माना वो इस तरह कोट सूट टाई पहन के दुनिया को। तो ऐसा आप मजाक करो मत, ये सोचो मत आपके पास बहुत पैसा वैसा है, मैं एक दिन में निकाल दूंगा और आपकी पॉलिसी बन जाएगी। मैं कह रहा ये शिरडी में जा रहे थे ले लेके, तो ये कहे सर ये पागल लोग हैं, शिरडी जा रहे पैसा डाल रहे। मैंने बोला डालने दो, पूरा जमा होने दो एक साथ। और मेरे 10 MP भी पहुंच गए पार्लियामेंट में, तो ये जितनी संस्थाएं मंदिरों में पैसा है उसका मैं राष्ट्रीयकरण करवा दूंगा देश में। जमा करने दो, दिक्कत नहीं है, करने दो जमा, एक के साथ निकालेंगे हम उनसे। कर लो क्या? अम्बेडकर अर्थशास्त्र मुझे मालूम है, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैसे बनाना मुझे मालूम है। तर ये तीसरा काम करना पड़ेगा, धम्म दीक्षा। मला आनंद आहे गोष्टीचा। एम्बस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जाने ज्यावेळेस बुद्धिज्म की बात कोई नहीं करता था। जब कहते थे हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम बुद्धिज्म, मैं बोला तुमको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा अगर तुम बुद्धिस्ट नहीं हुए तो। और अब यूपी एंटर हो गया हूं और आपको बता रहा हूं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया यूपी में चले गई है, और अभी केरला में इलेक्शन लड़ेगी और यूपी में भी इलेक्शन लड़ने वाली है।
दूंगा मैं, ध्यान में रखना। विजय मानकर बहुत डेंजर चीज है। मैं बाबा साहब का बच्चा हूं, इसका उसका डुप्लीकेट बच्चा नहीं। अगर बात करना है मैं जड़ से उखाड़ दूंगा आपको, अगर नहीं करोगे तो मैत्री से रहो, सबका मंगल हो, बरोबर है। और नहीं करोगे, बाबा साहब के विचारधारा से गलत करोगे, मैं जीने नहीं दूंगा इस देश में आप लोगों को। विजय मानकर इज अ वेरी डेंजरस क्रीचर। ये सिंपल नहीं, जैसा दिखता है वैसा विजय मानकर नहीं है। मैंने 7 साल के अंदर इंडिया घूम घूम के पहला ऑर्गेनाइजेशन है बस बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जिसने केरला से लेके राजस्थान, तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेके झारखंड तक जो है अम्बेडकरिज्म में इंडिया को यूनाइट किया, और केवल 7 सालों में किया। वो पहला ऑर्गेनाइजेशन है, पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 10 राज्यों में 20 कम्युनिटी के 10,000 के ऊपर लोगों को बुद्धिस्ट बनाया, और अब आने वाले 2 साल के अंदर 7 राज्यों में 50 कम्युनिटी के 50,000 लोग बुद्धिस्ट बनाए। मैं आपको ज्यादा बात नहीं करता हूं, और सब ठीक रहा तो 2021 का सेंसस ये बिगुल होगा, और 2031 का सेंसस ये बौद्धों का होगा इंडिया के। ये जो आपका जो हिंदुत्व है ना, ये भागवत जी टोपी संभाल के रखो, वो टोपी उड़ जाएगी आपकी। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, टोपी संभाल के रखो, टोपी उड़ जाएगी, हवा तेज चल रही है। भारत में नीले समुंदर से अम्बेडकरिज्म की नीली सुनामी आने वाली। तीसरी एक्शन धम्म दीक्षा, चौथा अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में गांव से लेके पार्लियामेंट तक लड़ो। आप अभी जीत नहीं रहे, मुझे मालूम है, मैं आपको जिताने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कैसे जिताने की प्लानिंग कर रहा हूँ मुझे मालूम है। जब तक चुनावी व्यवस्था अप्रातिनिधिक रहेगी, इस देश में गरीब इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, बहुजन लोग नहीं जीत पाएंगे। और मुझे ये मालूम है की इनकी जान 3 जगह, ते पोपटामध्ये जीव, पोपटामध्ये जीव असा होती नहीं स्टोरी। तो मारतो त्याला तो मारतच नाही। अरे ये मर क्यों नहीं रहा, ये मर क्यों नहीं रहा? मग कोणी एक माणूस सांगतो, अरे तू तसं मारशील तो मरणार नाही, त्याचा जीव कुठे आहे? तर पोपटात जीव कुठे आहे? 3 गोष्टीमध्ये जीव आहे यांचा। कुठे जीव आहे? एक जीव आहे धर्मामध्ये, दुसरा जो जीव आहे निवडणूक पद्धतीमध्ये, तिसरा जीव आहे पैशामध्ये। लक्ष द्या, पहिला जीव कुठे आहे? दूसरा जीव कुठे है? राजनीतिक सत्ता नहीं, निवडणूक पद्धत। और उसी के वजह से पावर मिल रहा है उनको, कम वोट लेके ज्यादा सीटें आ रही है, और क्योंकि पावर में इसलिए पैसा है। तो मैं ये तीनों जान इनकी निकालने वाला हूं, तीनों जान निकालने वाला हूं। ब्राह्मणिज्म को इंडिया में मारने वाला हूं, और ब्राह्मणिज्म यानी कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म प्लस अधर्मा इज इक्वल टू ब्राह्मणिज्म, इसके ऊपर में भारत में हम बुद्धिज्म लाएंगे, चुनावी व्यवस्था को बदलेंगे, ताश की पत्ते की तरह बीजेपी कांग्रेस हारेगी और सारे बहुजन जीतेंगे, और हमारे जो पगारेगी वो जरूर पार्लियामेंट जाएंगे। इतना मैं उससे समझ रहे? ऐसा लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, मुझे मालूम है। इसलिए मैं 6 पॉइंट पे फाइट कर रहा हूं। क्या 6 पॉइंट पे फाइट कर रहा हूं? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से और भारत की पार्लियामेंट से 6 चीजों पे फाइट कर रहा हूं। क्या चीजों पे फाइट कर रहा हूं? एक, ये आपकी 20 लाख पे पार्लियामेंट एक खत्म करो, 6 लाख पे एक लाओ, 1.5 लाख पे एक एमएलए लाओ। तो सुमित्रा महाजन स्पीकर ने कहा नहीं हम नया पार्लियामेंट लाएंगे, बनाएंगे, रिजोल्यूशन लाया पार्लियामेंट में। तो भारत के मीडिया ने क्या पूछा, लोगों ने पूछा तुम्हें नवीन पार्लियामेंट कशासाठी बनवता है? तो इनको कुछ आंसर नहीं देते हैं, तो बोले नहीं एमपी की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं म्हणतोय सुमित्रा महाजन जी, और हमारे कौन है वो दूसरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन, अंसारी जी, एक काम करो, पार्लियामेंट चाहे वहीं बनाओ, बड़ा बनाओ, 1,500 लोगों का अरेंजमेंट करो। इसके बाद आपको हमारे बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में दिखने वाले हैं, उसकी तैयारी पहले से करो। आमचे लोग पार्लियामेंट मध्ये जाणार, आम्ही निवडणूक व्यवस्था बदलणार, ताश के पत्ते की तरह ये गिरेंगे, हमारे लोग जीत के जाएंगे। जिस दिन 6 लाख पे एक एमपी बन गया, 1.5 लाख पे एक एमएलए बन गया, पहला पॉइंट। दूसरा, जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट उसके उतने एमपी जीत के जाएंगे। पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो अभी जो 1 वोट भी मिल गया वो जीत के जाता। मान लो इनको 3 लाख वोट मिला, इनको 3 लाख 1 वोट मिला, तो 3 लाख वाला घर बैठेगा, 1 वोट वाला, तो 3 लाख लोगों ने इनको घर बैठाने के लिए वोट थोड़ी दिया। 3 लाख लोग चाहते ये जाए, 3 लाख एक वोट चाहता है वो जाए, दोनों को जाना चाहिए। तो ये व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, भारत के अंदर जो है
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको हम चेंज करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मिक्स सिस्टम लाएंगे। तीसरा, मी कैलकुलेशन करून दिले, ये कहते नहीं पैसा होगा, क्या होगा, बहुत पैसा लगेगा। मी त्यांना म्हटलं बजट से पैसा तो इलेक्शन में, किससे पैसा मिलना चाहिए? 58% देशों में दुनिया में बजट से पैसा दिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आप भारत में क्यों नहीं दे सकते? स्वतः फिक्की बनाला की सेस लावा आमच्या इंडस्ट्रीवर 2% जसं तुम्ही एज्युकेशन सेस लावता, इलेक्ट्रॉनिक सेस लावा आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये निवडणुकीसाठी पैसे द्या और अपने जेब का कोई भी खर्चा करेंगे उसको डिबार करो। 58% देशामध्ये आहे। पार्टीवर एक्सपेंडिचरवर सिलिंग आहे। ह्या गोष्टी भारतामध्ये आणाव्या लागतील। तुमचा ईवीएम मशीन में स्लिप निकालना जरूरी होगा। मीडिया के लिए रेगुलेशन होगा। मीडिया तो सेंसस जैसा भाव बढ़ाता है चुनावी एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन दुनिया में लॉ है कि इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट इतने मिनट के आगे आप नहीं दिखा सकते, ये रेट के आगे पैसा नहीं ले सकते। पर भारत का मीडिया सेंसस इतना फास्ट नहीं बढ़ता, उतना पैसा बढ़ाता है। तो ये 5-6 चीजें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईवीएम मशीन में स्लिप, पब्लिक फंडिंग, सीलिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड वुमेन्स रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBC, महिलाएं, ये सारा का सारा हम करेंगे। चुनावी व्यवस्था बदलेगी, भारत में चुनावी व्यवस्था बदलेगी, आप लोग जीत कर जाओगे। तो 4 एक्शन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज, दूसरा जन आंदोलन, तीसरा धम्म दीक्षा, चौथा अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। ये 4 एक्शन करो और देश में हम 20,000 ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, 50 लाख कैडर बनाएंगे। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, अभी कुछ होने वाला नहीं मुझे, मैं बहुत फिट हूँ और मैं 10 साल के अंदर में वर्ल्ड सेंटर ऑफ अम्बेडकरिज्म अगर हमने बना लिया, अगर हमारा परमिशन मिल गया तो 3 से 5 साल में बन जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड सेंटर ऑफ अम्बेडकरिज्म जैसे बनेगा 200 लोग 250 लोग एक साथ ट्रेनिंग में बैठ सकेंगे और एक ही साल में 1000 लोग ट्रेन हो सकते हैं। 10 साल के अंदर हम 10,000 ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। 500 जिलों में, देश के 20 राज्यों में 20,000 ऑर्गेनाइजर, 50 लाख कैडर। और ये 4 एक्शन अगर आपने किया तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि अम्बेडकरिज्म इस देश में सक्सेस होगा, प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा। और यही काम इन्वेस कर रहा है, यही इसका वैज्ञानिक प्लान है, यही इसका वैज्ञानिक प्लान है। आणि म्हणून तुम्ही लोक ह्या सायन्सला समजा, ह्या चळवळीला कशा यशस्वी करायचं ते समजा। नाशिकमध्ये आता तुम्हाला परत कलाराम टेम्पल का एक आंदोलन दिखेगा, पर वो आंदोलन अब मंदिर प्रवेश का आंदोलन नहीं होगा, मंदिरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण का आंदोलन होगा। मंदिरों से पंडों को बाहर निकालने का आंदोलन होगा, मंदिरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण का आंदोलन होगा, धर्म को हटा के धम्म लाने का आंदोलन होगा और फिर से इस नासिक से मेंबर पार्लियामेंट चलाने का आंदोलन होगा। ये एक्शन नासिक में होने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि नासिक के लोगों ने इस अम्बेडकरिज्म के विज्ञान को, इस प्रोजेक्ट को, इस प्लान को अच्छे से समझा। दिस वॉज माई एक्सक्लूसिव टॉक फॉर द ऑर्गेनाइजर्स एंड कैडर्स एंड सिंपथाइजर्स, नॉट फॉर कॉमनर्स। देयरफॉर आई हैव स्पोकन इन अ वेरी डिफरेंट वे टुडे। पर ये प्लान से इंडिया चेंज होगा। और मैं आपको कह रहा हूँ, आज आप लिख लो, अगर कॉपी होगा तो लिख लो, नहीं तो दिमाग पे लिख लो। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि यह आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और 20 साल के अंदर अम्बेडकरिज्म सक्सेस होगा और उसके फेजेस अभी आपको दिखने नजर आएंगे। आप एक बहुत महान काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का फिलॉसफी ये दुख निवारण करेगा, दुनिया को सुखी करेगा। आप महान लोग हो, महान काम कर रहे हो, इसलिए जब दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाएगी उस हिस्ट्री में अम्बेडकराइट लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और वो अम्बेडकराइट वो नई हिस्ट्री एम्बस लिख रहा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस बात को सीरियसली समझे और इस साइंस को समझकर काम कीजिए। इंडिया चेंज होगा, बहुजन समाज की मुक्ति होगी, प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा, प्रबुद्ध विश्व की दिशा जो है वो निश्चित होगी। इतनी कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय विदेश, जय श्री राम।